हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य जेई बैच। और सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्य जेई बैच से जुड़ने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए। और जो भी मार्केट में उलझुल बातें कुछ लोग बोलते हैं उनको करारा जवाब देने के लिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ जेई वाला लक्ष्य जेई बैच। ठीक है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जेई के बैच में आपका स्वागत है। ठीक है, क्या मेरी आवाज आ रही है और क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, स्वागत स्वागत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है जी। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। क्या मैं आप सभी लोगों को सुनाई दिखाई दे रहा हूं? जल्दी से बताइए प्लीज। और अगर ऐसा है तो लिखकर भेजिए यस सर। ठीक है, दिल बनाकर भेजो, यस सर लिखकर भेजो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि हां सर सारी चीजें एकदम दुरुस्त हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। यस, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। तो जो लोग मुझे नहीं जानते, एक बार मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मेरा नाम है सचिन जाखड़ और मैं आईआईटी जेईई के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो चुके हैं और 11वें साल का आगाज या शुरुआत आज मैं आप सभी लोगों के साथ कर रहा हूं। 11वें साल का मेरा पहला दिन है और आप लोगों का लक्ष्य जेईई का पहला दिन है। आ जाइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कुछ लोग लिख रहे हैं सर ऐप क्रैश तो अगर कुछ चीज क्रैश भी हुई है तो वो तुम्हारे प्यार की वजह से ही हुई है यार। ठीक है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1, डिटर्मिनेंट्स नाम का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सारी बातें करेंगे, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बार बस आप मुझे यह बताओ कि आपको अभी मेरी ऑडियो और वीडियो एकदम अच्छे से दिखाई दे रही है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए जी, हाँ, एक फेवरेट डायलॉग जो आप सभी लोग बोलते रहते हैं, हेलो हेलो, नजरें लक्ष्य जेईई बैच पर। बहुत बढ़िया, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फिल्मी एंगल हो, बट यस, एक छोटी सी ओथ लेनी है जी। तो जहां जहां पर भी आप हैं अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाइए। मैं भी खड़ा हूं, आप भी खड़े हो जाइए प्लीज। यस यस यस, सभी लोग जो जो मुझे सुन पा रहे हैं अपनी अपनी चेयर से खड़े हो जाइए। आई होप आप बैठ के पढ़ रहे होंगे, लेट के पढ़ रहे हो तो भी खड़े हो जाओ जमीन पर। और जो जो मैं बोल रहा हूं मेरे साथ दोहराइएगा, ठीक है ना? और ये जो बातें आप बोलने वाले हो इसको ताउम्र मतलब कि जितनी आपकी जेईई की जर्नी है उसमें याद रखिएगा प्लीज। रेडी? रेडी? आपको लिख के भेजना यस सर। जब मैं पूछूं रेडी तो यस सर। रेडी 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 रेडी, बोलो बोलो भाई, चुप काहे हो? रेडी? आप अपनी अपनी सीट पे खड़े हो गए। अगर कोई वहां पर ऐसी किसी, मतलब कई हो सकते हैं लाइब्रेरी से क्लास अटेंड कर रहे हो, तो अगर आप तेज नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, मन ही मन में दोहराइएगा मेरे साथ साथ। स्टार्ट करें? चलिए बोलिए प्लीज। मैं लक्ष्य जेईई का स्टूडेंट, मेरे पीछे पीछे दोहराना है आपको। मैं लक्ष्य जेईई का स्टूडेंट आज अपने आप से, मैं लक्ष्य जेईई का स्टूडेंट आज अपने आप से ये वादा करता हूं जेईई के लिए अपनी जान लगा दूंगा। मैं लक्ष्य जेईई का स्टूडेंट आज अपने आप से यह वादा करता हूं कि जेईई के लिए अपनी जान लगा दूंगा
पुरानी गलती नहीं दोहराऊंगा, पुरानी गलती नहीं दोहराऊंगा, मेहनत से नहीं कतराऊंगा, मेहनत से नहीं कतराऊंगा, मां बाप और गुरुजनों के आशीर्वाद से, मां बाप और गुरुजनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ता जाऊंगा, मां बाप और गुरुजनों के आशीर्वाद से आगे बढ़ता जाऊंगा। जो होना था सो हो गया, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब, जो होना था सो हो गया, लेकिन अब मंजिल पर पहुंच के ही दिखाऊंगा, लेकिन अब मंजिल पर पहुंच के ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये जो आपने ओथ ली है और जो आपने अपने आप से वादा किया है, प्लीज डू रिमेंबर दिस ऑलवेज। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहां पर लिख रहे हैं कि सर हमारी 11th वेस्टेड है, मैंने पुराने टाइम पर ये गलतियां की हैं। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मैंने अभी बोला कि जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाइए। अब जो होने वाला है उसमें आप अपना इंप्रूवमेंट, अपनी एनर्जी डालिए प्लीज। क्लियर है? यस सर। एक बार सभी लोग यस सर लिखकर भेजेंगे, भेजेंगे भैया, जल्दी से भेजेंगे। ठीक है, चलिए जी, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच नेसेसरी, कि आपके मन में क्लास 12th को लेकर, जेई की प्रिपरेशन को लेकर, जर्नी को लेकर बहुत सारे डाउट होंगे। उन डाउट को, उन समस्याओं को, उन दुविधाओं को दूर करना भी मेरा काम है। तो इसीलिए हम पहले कुछ जनरल बातें करने वाले हैं बैच से रिलेटेड, जर्नी से रिलेटेड, और कि आपका क्या एटीट्यूड रहना चाहिए, कैसे कैसे आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना है। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर, दैट इज डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट पहला चैप्टर क्यों है, डिटर्मिनेंट पहले क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसकी भी बात करेंगे जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। लव यू लव यू लव यू, बहुत सारा लव यू, और इतने प्यार के लिए बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। शाबाश। आज आपकी पहली क्लास YouTube पर हो रही है, घबराइए बिल्कुल भी मत, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने ऐप पर किसी लिंक पर क्लिक किया होगा अपनी क्लास पे, तो आप YouTube पे आ गए। दैट डजंट मीन कि आपकी ऐप काम नहीं कर रही, दैट इज वर्किंग वेरी प्रॉपरली। आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, मतलब मैथ्स की जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो वापस से ऐप पर ही होगी, YouTube पर नहीं होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की पहली पहली क्लास YouTube पर दिखाई जा रही है, या फिर YouTube से हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ऐप को लेकर, वेब को लेकर ज्यादा परेशान ना हो, सब एकदम दुरुस्त चल रहा है, सही चल रहा है। सही है, लव यू बेटा, लव यू, बहुत बहुत लव यू। स्टार्ट करें? क्या हम ये जनरल बातें स्टार्ट कर सकते हैं कि जो भी आपके मन में डाउट है वो मैं लिख के लाया हूं। बहुत सारे बच्चों से अभी इन दिनों में मुलाकात हुई, फिजिकल रूप से भी कहीं पर जाना हो रहा था, तो वहां पे बच्चे मिल रहे थे। मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स मिले अर्जुना के, जो कि बोल रहे थे कि सर हम लक्ष्य में इनरोल हो चुके हैं। उनके मन में जो डाउट्स थे वो सारे डाउट्स इकट्ठे करके, आई बिलीव आपके मन में भी वही होंगे, वो एक साथ मैं लिख के लाया हूं, उन पे हम डिस्कशन करते हैं, फिर हम अपने चैप्टर को, अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा, जिनको ज्यादा समस्या हो रही है वो यहां से पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से मेरी आवाज और वीडियो आपको दिखाई दे रही होगी, इससे ज्यादा आपको जानने की, समझने की कोई जरूरत नहीं है। यस और नो? बहुत बढ़िया, वाह यार, शाबाश। तो चलिए जनरल डाउट से स्टार्ट करते हैं। जो एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट इन दिनों सुनने को मिली, दैट इज वो लिखी हुई, सर 11th पूरी बर्बाद है। ये पता नहीं आजकल शायद एक फैशन बन गया है, या फिर हो सकता है किसी कारणवश आपने 11th में थोड़ी कम पढ़ाई की हो। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आप बेसिक से पढ़ाओगे ना। एक तो ये डाउट कि हमने सर 11th थोड़ी गड़बड़ कर दी है, उसमें हमने अच्छे से पढ़ाई की बट हमारा उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहा क्लास 11th में, या फिर हमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, या फिर कुछ नए लोग जुड़े होंगे जो 11th में कहीं से भी पढ़ाई नहीं की है और डायरेक्टली क्लास 12 से अपनी कोचिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनके मन में ये पहले वाली लाइन डाउट आती है। दूसरा जो लिखा हुआ है, क्या अभी भी मैं जेईई मेंस और एडवांस क्रैक कर सकता या सकती हूं अगर आज से ही जान लगा दूं तो इन दोनों ही बातों का आंसर है यस। ठीक है, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा, क्लास 12th का करिकुलम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में अगर आप लो तो 95% इंडिपेंडेंट ऑफ क्लास 11th है। नई कहानी स्टार्ट हो रही है। जैसे मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो क्लास 11th में भी हम पढ़ते हैं, क्लास 12th में भी वो आते हैं, जैसे फंक्शंस हैं।
रिलेशन एंड फंक्शन। घबराइए नहीं, जब रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट होगा तो मैं फिर उसको बेसिक से स्टार्ट करूंगा, फिर जीरो से स्टार्ट करेंगे और फिर हम उसको एडवांस तक लेके जाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बेसिक से पढ़ाया जाएगा। आपने हम पे ट्रस्ट किया है, उस ट्रस्ट को किसी भी एंगल से, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से तोड़ा नहीं जाएगा कभी भी। यस और नो? हाँ, जिनकी नॉट वेस्टेड है बहुत बढ़िया, जिन्होंने क्लास 11th में पढ़ाई की है ऑब्वियसली उनके लिए एक एड ऑन फैक्टर है, ठीक है? तो आप बिल्कुल ना घबराएं। दूसरा, क्या सर अभी भी मैं जेई मेंस और जेई एडवांस क्लियर कर सकता हूं या कर सकती हूं आज से, अगर मैं आपकी बातों को, टीचर्स की बातों को रिलीजियसली फॉलो करूं? तो आंसर इज यस। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मार्केट में घूम रहे हैं, अच्छी अच्छी आईआईटीज में, अच्छी अच्छी एनआईटीज में बढ़िया ब्रांच के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। जिनकी 11th वेस्टेड थी उन्होंने लक्ष्य जेई बैच ज्वाइन किया और उस पूरे साल दब के मेहनत की, जी जान लगा दी और अपनी आईआईटी में, एनआईटी में सीट पक्की करी और कॉलेजेस में निकल गए। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो दोनों ही बातों का जवाब है यस। अपने दिमाग में कोई भी फालतू डाउट मत रखिएगा प्लीज। जो भी चीज यहां पर बोर्ड पे लिखी जाएगी, चाहे वो क्लास 11th की हो, 12th की हो, वो प्रॉपरली एक्सप्लेन की जाएगी। आपके यस सर बोले बगैर आगे नहीं बढ़ा जाएगा। दिस इज वेरी मच क्लियर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू अंडरस्टैंड लिखकर भेजो यस सर अगेन, या फिर CLR लिखकर भेजो। CLR का मतलब होता है क्लियर। सर इतने सारे बच्चे वॉचिंग लाइव है, एक लिख रहा है यस, दिस इज द पावर ऑफ, बोला जाता है ना कि पीडब्ल्यू पे प्यार चल रहा है, तो दिस इज द पावर ऑफ प्यार। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। आई होप ये दोनों ही डाउट आपके मन से एकदम क्लियर हो गए होंगे। हाँ, आगे भी बढ़ रहे हैं धीरे 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 धीरे। घबराने की जरूरत तो मेरे ख्याल से तो लग नहीं रही, और फिर भी कोई घबराहट है तो घबरा मत, सुनते जाओ मुझे आराम से, धीरे धीरे वो सारे घबराहट दूर हो जाएगी। नेक्स्ट इज, एक जब हमें रियलाइजेशन होता है कि सर हमने कुछ गड़बड़ की है पिछले साल में, तो उस गड़बड़ को सही करने का मन तो है सर, क्योंकि हमने मक्कारी करके, काम चोरी करके देख लिया, हमें उसका कोई नतीजा मिला नहीं। तो फिर जो दूसरा डाउट आता है सर, दैट इज कि मैं क्लास 11th भी अपनी क्लास 12th के साथ मैनेज करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो आप हमें गाइड कीजिए कि ये काम हम कैसे कर सकते हैं। कि क्लास 12th का तो करिकुलम अभी चलेगा, सारे चैप्टर्स आपको क्लास 12th के पढ़ाए जाएंगे, डिटेल में पढ़ाए जाएंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक, मेंस तक, ओलंपियाड, जो जो सवाल बन सकते हैं सारे आपको पढ़ाए जाएंगे। सर बट व्हाट अबाउट क्लास 11th? तो जैसे ही क्लास 12th का सिलेबस खत्म होगा हम क्लास 11th की रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। उसका नाम रिवीजन है, बट उसमें भी आपको थोड़ा सा तेजी में, मतलब लेक्चर्स कम अलॉट होंगे, बट यस हम क्लास 11th भी पढ़ने वाले हैं। बट अगर कोई बच्चा अभी भी रियलाइज कर रहा है कि मुझसे गलती हुई है, आपके पास अर्जुना बैच का सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया होगा, जिसने लक्ष्य जेई बैच में इनरोल किया है, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के इस फेज में आपके पास में टाइम रहता है, ठीक है? आप देखेंगे कि शुरू के 1 महीने में हमारे पास में लोड कम है, क्लासेस की फ्रीक्वेंसी कम है, हमारे पास में टाइम है, संडे को हम फ्री हैं, रिलेटिवली होमवर्क कम मिल रहा है, ऐसे करके आपके पास कहीं ना कहीं कुछ जगह पे आपको टाइम मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इज, मेरा पहला पॉइंट जो है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर मैं पूछूं कि सर हम क्लास 11th की ओर भाग चले, नहीं जी, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्लास 12th। आपकी पहली प्रायोरिटी क्लास 12th होनी चाहिए, है ना? क्लास 12th का होमवर्क होना चाहिए, क्लास 12th के तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए, जो जो आपका होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो आपको क्या करना है, क्लास 12th इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। क्या मेरी बात समझ में आती है? समझ में आती है तो SMJ लिखकर भेजे। SMJ समझ में आने का शॉर्ट फॉर्म है। कुछ लोग नए जुड़े होंगे, बोले सर आप क्लियर के लिए CLR लिखवा रहे हो, समझ में आने के लिए SMJ लिखवा रहे हो, बिकॉज वी आर स्टडिंग ऑनलाइन। यहां पर ज्यादा बड़े बड़े स्टेटमेंट्स लिखना थोड़ा सा फिजिबल कम होता है, छोटे छोटे आप शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं, तो SMJ लिखकर भेजना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्लास 12th, हमेशा तीनों सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो उसमें आपने 12th भी पढ़ ली, उसकी 11th के भी चैप्टर निपटाए जा रहे हो, नहीं जी, ठीक है? सेकंड जो बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, दैट इज, सेकंड, आप एक काम करो, जब भी आपको टाइम मिले या फिर आपको गैप मिले, कि सर हमें टाइम भी मिल रहा है, कभी कभी गैप भी मिल रहा है, जो कि इनिशियल ऑफ दिस बैच में मिलने वाला है, ठीक है? इनिशियल ऑफ दिस बैच में आपको टाइम और गैप मिलने वाला है, वहां पर आप क्लास 11th के चैप्टर्स उठाइए, क्लास 11th के चैप्टर्स आप उठाइए, ठीक है? क्या करना है, अर्जुना से इसके वीडियो लेक्चर देखिए, ठीक है? अर्जुना से आप क्या देखोगे, वीडियो लेक्चर्स, फिर आप इसके नोट्स बनाओगे अलग कॉपी में, ठीक है ना? और आगे बढ़ते जाओगे और PYQ सॉल्व कर लोगे, बस थोड़े थोड़े, ठीक है? PYQs कितने, 30 to 40 पर चैप्टर। इसमें आपको DPP वगैरह सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है।
वीडियो लेक्चर देखने हैं, नोट्स बनाने हैं, बिकॉज नोट्स बनाने से कॉन्फिडेंस आता है। हमें पता चलता है कि हम कुछ कर रहे हैं। सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से 10 दिन बाद में आप सारी चीजें भूल जाओगे। तो जब भी आपको टाइम मिले, अर्जुना जेई बैच पे जाइए, जो कि आपको इस बैच के साथ फ्री मिल रहा है, क्लास 11th का। वहां से आप वीडियो लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए अगर आपको टाइम मिलता है तो। ऐसा करते वक्त प्लीज क्लास 12th हैम्पर मत होने देना। इसमें भी बात आती है सर कौन से चैप्टर, ये तो बहुत बड़ा है, तो उसमें मैं चैप्टर्स की लिस्ट दे दूं। सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री निपटानी है जी, ठीक है, ट्रिगो लिख दिया मैंने, जिसमें जो हमारा पहले वाला होता है कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, वो वाला, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसके बाद में आपको निपटाना है जी क्वाड्रेटिक, उसके बाद में सीक्वेंस एंड सीरीज, और लास्ट में आप बोल सकते हो बाइनोमियल थ्योरम। ये 5 चैप्टर बोल दो, 2 ये 3 ये 5 चैप्टर्स आपको बाय द टाइम कंप्लीट करने हैं, अगर आपके पास में टाइम है तो। ये कोई मैं एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डाल रहा हूं। कोई बच्चे बोले सर मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, आपने ये हम पे एक्स्ट्रा बर्डन और डाल दिया, हम तो क्लास 12th के साथ ही अभी उलझे हुए हैं। तो अगर आपको क्लास 12th में टाइम लगाना पड़ रहा है और आपसे टाइम लग रहा है, तो मैंने आपको पहले ही लिख दिया, फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्लास 12th। फिर आप इस काम को होल्ड कर देंगे, समझ में आया? इस काम को क्या कर देंगे? होल्ड कर देंगे। फिर ये करने की जरूरत नहीं है। आप क्लास 12th के नोट्स बनाइए, क्लास 12th की डीपीपी सॉल्व कीजिए, क्लास 12th के पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, मॉड्यूल सॉल्व कीजिए, क्लास 12th अपनी आप 100% तैयार कर लीजिए। बिकॉज आप मानोगे नहीं, आईआईटी जेईई मेंस हो या एडवांस हो, 60% या 55% क्लास 12th ही आती है, समझे? और एक बार अगर आपने क्लास 12th स्ट्रॉन्ग कर ली, क्लास 11th की जिम्मेवारी हमारी, दैट इज एट द एंड ऑफ दिस जर्नी हम करेंगे। अगर आपकी जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले जितनी हो पाई तो ठीक, वरना फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद में भी हम उसको और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। बट अभी आप क्लास 12th को दो। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, सर ये तो हम कर ही रहे हैं, हम इसके साथ साथ ये करना चाहते हैं, तो ये प्रायोरिटी है। और बाकी चैप्टर्स, बाकी सब्जेक्ट में आपको अलग अलग प्रायोरिटी बताती जाएगी, ठीक है, अगर आप मैनेज करना चाहते हो तो। सैटरडे संडे बहुत सारी छुट्टियां आने वाली है। अभी जून में आपको देखेंगे कि आपके पास में स्कूल का तो पूरा ही ऑफ हो जाता है, स्कूल में आपको छुट्टियां मिलती है, या फिर स्कूल से आप छुट्टियां ले सकते हो। तब आप इन 5 चैप्टर्स को निपटा दीजिए प्लीज। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, बाकी 3 ये। एसएमजे लिखकर भेजना, बात समझ में आई तो। बोलो बोलो बोलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्लियर के लिए CRR लिखकर भेजना है भाई। कहां देख रहा है इधर उधर? एक बेचारा अब तक लगा हुआ है, ऐप नॉट वर्किंग। बेटा ऐप इज वर्किंग वेरी प्रॉपरली, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बात क्लियर हुई? सारा मैंने एकदम क्या करना है वो भी बता दिया, और इसमें भी सारा लिख दिया है, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और ये वाली कहानी। वीडियो लेक्चर्स आप चाहो तो 2x की स्पीड पे, 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं। दैट इज योर कॉल, नॉट माइन। आपको समझ में आनी चाहिए बात। नेक्स्ट इज, एक इंपॉर्टेंट डाउट फिर निकल के आता है कि सर ये चलो लक्ष्य जेईई इसका नाम लिखा हुआ है, बट सर इस साल तो हमारे पास में जेईई वाले बच्चों की, अगर मैं मनोदिशा की बात करूं या मनोदशा की बात करूं, तो सर ये थोड़ा सा क्रिटिकल साल है। इसमें लक्ष्य जेईई बैच में जब हम जाएंगे तो सर हमारे पास, इमेजिन दिस सिचुएशन, डरा नहीं रहा हूं बट जो हकीकत है उससे वाकिफ करवा रहा हूं। जब आप नवंबर की ओर बढ़ेंगे तो आपको 3 एग्जाम एक के पीछे एक खड़े हुए दिखाई देंगे। जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट, देन बोर्ड्स, फिर जेईई मेंस सेकंड अटेम्प्ट, देन एडवांस, 4 एग्जाम्स। तो सर बोर्ड्स भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है जिसपे हमें काम करना है। तो क्या आप हमें बोर्ड्स का भी पढ़ाने वाले हैं? तो अगेन आंसर इज यस। मैंने आपको क्या बोला, ये कंप्लीट पैकेज है जी। आपने यहां पर इनरोल कर लिया, अपने टीचर्स की बात को फॉलो करते गए, अब आपको कहीं पर भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस लक्ष्य जेईई बैच, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं तो जो भी डेरिवेशन, जो भी सवाल इंपॉर्टेंट हो गए फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, उनको लिखना कैसे है, पेपर में दर्शाना कैसे है, वो सारी बातें मैं बताऊंगा। आपको सिर्फ फॉलो करना है, अलग से कोई बैच नहीं ज्वाइन करना है, अलग से कहीं पर पैसे नहीं देने हैं। इज दिस क्लियर? तो बोर्ड का भी आपका ध्यान रखा जा रहा है। वापस से एसएमजे लिखकर भेजिए। एसएमजे बेटा, पीएनसी, एक बात बताओ, जब तुम मुझसे ज्ञान लेने आए हो तो अपना घर का, अपने पास जितना भी ज्ञान है, मैं आपको तभी अच्छे से ट्रेन कर सकता हूं, तभी अच्छे से सिखा सकता हूं जब आप अपना ये खाली करके आए प्लीज, ठीक है? हाँ, जो कुछ लिख रहे हैं सर आपने उसमें पीएनसी नहीं लिखी, तो जब प्रोबेबिलिटी आएगी ना तो पीएनसी मैं रिवाइज करवाऊंगा। तेरे पे कम से कम बोझ डाल रहा हूं लिखने को, तो ये ले मैं वहां लिख देता हूं। टोटल 15 चैप्टर है मैथ्स के, कराना बेटा। तो यहां पे मैं बोल के चला जाऊंगा, बट बेटा और बेटी जो सामने बैठी है वो कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा?
तो P&C आपको नहीं करनी है, वो मैं करवाऊंगा। प्रोबेबिलिटी जब हम स्टार्ट करेंगे उससे पहले 3 या 4 दिन का लेक्चर्स का टाइम लेकर वो मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। तेरा लोड कम कर रहा हूं भाई, तू अपना लोड खुद ही बढ़ाना चाह रहा है, ऐसा नहीं करते। ठीक है, बोर्ड्स की तैयारी सब पे भारी, टेंशन ना लो, सब होगा। नेक्स्ट है सर, व्हाट इज फ्लो ऑफ द क्लास। आप क्लास में क्या क्या करवाने वाले हैं, या क्लास हमारी कैसे जाने वाली है। बहुत सारे बच्चे अर्जुना के हैं, पुराने साल के हैं, जानते हैं सारी चीजें, बट बहुत सारे बच्चे नए भी हैं। बहुत सारे बच्चों ने बीच में शायद हो सकता है किसी कारणवश जर्नी डिसकंटिन्यू कर दी हो, तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। ये सारी बातें बोलनी समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बाय द टाइम आपकी जर्नी में काम आने वाली है। फर्स्ट थिंग इज, आपके लाइव लेक्चर्स लिए जाएंगे, आपको डेली होमवर्क क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में मैं HW लिखकर चला जाऊंगा। दैट मींस वो जो होमवर्क क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जो नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग में डिस्कस होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर लेक्चर नंबर 1 है, मैं आज आपको कोई होमवर्क दे रहा हूं, तो लेक्चर नंबर 2 की स्टार्टिंग में मैं वो होमवर्क डिस्कस करूंगा। लेक्चर नंबर 1 में जो हमने पढ़ा उसकी समरी भी डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चंस की बात हो रही है। एक टर्मिनोलॉजी जो मैं यूज करता हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं डिब्बी के फॉर्म में आपको घर देने वाला हूं कि डू इट बाय योरसेल्फ। ये सवाल आपको खुद करने हैं। खुद करने हैं मतलब अब आप पूरा जोर लगा दीजिए खुद करने में। अब खुद करने में सर हम तो घबरा गए, देखो है ना, मैं तो डर गई। डरी कि नहीं डरी? हाँ सर, किस वजह से? बोले सर खुद कैसे करेंगे, ये तो हो सकता है हमारे इसमें डाउट आए। तो कोई बात नहीं, इतना बड़ा बैच है, वहां पर जो नीचे कमेंट सेक्शन होता है, उस कमेंट सेक्शन में आलतू फालतू बात करने वाली एक कैटेगरी है, मैं उसकी बात भी नहीं कर रहा हूं। बट इस बैच में भारत का बच्चा बच्चा जुड़ रहा है, तो आप उनके साथ डिस्कस करके क्या उसकी थॉट प्रोसेस, क्या उसको सॉल्व करने का तरीका नहीं डिस्कस कर सकते? तो आंसर इज सर यस। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है, अगर आप इसको पॉजिटिवली यूज करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये वाले वो सवाल होंगे जो आपको खुद करने हैं घर पर जाकर। दिस इज टू इनहेंस योर प्रैक्टिस। और फिर भी अगर मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चों को किसी डिब्बी में डाउट आ रहा है, तो वो भी मैं डिस्कस कर दूंगा। इज दिस क्लियर? यस। अरे ये कौन है भाई? लेडीज होके ऐसी हरकतें कर रही हो बेटा, जब से लिखी जा रही है ऐप नॉट वर्किंग। यस बेटा, ऐप इज नॉट वर्किंग, आप इज वर्किंग। अब मैं काम कर रहा हूं, यहां देख ले फटाफट। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जब हम इन क्लास पढ़ाई करेंगे तो आपको बेसिक सवाल, एसिडिक सवाल। बेसिक सवाल कौन से सर? डायरेक्टली जो आपने सिखाया उस पर, उसका फॉर्मूला एप्लीकेशन। एसिडिक सवाल मतलब जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़े। चैलेंजर क्वेश्चन सर भाई सर वो वाले सवाल भी तो चाहिए जो मुश्किल हो, जो हम थोड़ा सा लगे कि यार ये क्या पूछ लिया और ये कैसे सॉल्व करना था, ये तो दिखने में बहुत डरावना है। और फिर उसकी भी एडवांस वैरायटी, दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। ठीक है, जो एडवांस से भी ऊपर चले जाते हैं। तो हम लोग क्लास में बेसिक सवाल, एसिडिक सवाल, चैलेंजर क्वेश्चन, क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन, PYQs, क्वेश्चंस फ्रॉम मॉड्यूल, डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम अदर सोर्सेज, दैट इज बुक्स, जो भी मार्केट में चल रही है उन सब से सवाल निकाल कर एक पूरा लेक्चर तैयार किया जाता है। लेक्चर तैयार करने में, PPT बनाने में बहुत मेहनत लगती है हर एक टीचर की। ऐसा नहीं है कि हम पुराने साल वाली PPT यूज कर रहे हैं, नहीं जी। पुराने साल की कुछ 2-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन यूज हो सकते हैं, बट हर साल नए क्वेश्चन ऐड ऑन होते रहते हैं। और ये वो कैटेगरीज हैं जो हम क्लास में कवर करने वाले हैं। इसको देखने के बाद में मेरे ख्याल से आपके दिमाग से ये निकल गया होगा कि दिस बैच इज सफिशिएंट फॉर जेई मेंस और जेई एडवांस और नॉट। और फिर भी अगर डाउट है तो थोड़े दिन एक बार वो बोलते ना, आइए और यहां पर समय बिताइए, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि यहां क्या करवाया जा रहा है। बिकॉज हम तो ओपन किताब है। समझ में आएगी नहीं? समझ में सारा का सारा एकदम पर्दे के पीछे नहीं, पर्दे के सामने ही हो रहा है। तो आप देखिए, आपको अपने आप विश्वास होगा कि यस सर, वी आर ट्रेन्ड वेरी वेल एंड वी आर कैपेबल इनफ। हमें हमारा जो मेंटल स्टेटस है या फिर जो हमारा थॉट प्रोसेस वाला जो काम था वो आपने सच में इनहेंस कर दिया। ये बाय द टाइम, ये प्रोसेस एक दिन में या एक बार बोलने से नहीं होगा, टाइम लगेगा इसमें, और टाइम लगाने के लिए मैं तैयार हूं। डेरिवेशन एंड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, जैसा कि मैंने बोला, बोर्ड्स का भी ध्यान रखा जाएगा। डीपीपी और मॉड्यूल से आपको होमवर्क दिया जाएगा डेली बेसिस पर, एट द एंड ऑफ द क्लास या फिर एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको होमवर्क दिया जाएगा फ्रॉम बोथ मॉड्यूल से भी, और डीपीपी तो रोज आपकी अपलोड हो गई होगी। आज पहली क्लास है, इसलिए मैं रूड मास्टर नहीं बनना चाह रहा हूं कि मास्टर जी पहली क्लास में आए और पहले दिन ही काम दे के चले गए। अच्छा, कोई अगर टीचर आके डीपीपी दे तो उसको रूड मत बोलना, बट हाँ, फर्स्ट क्लास में कोई डीपीपी नहीं है, रिलैक्स कीजिए प्लीज। समझ में आया? अभी आप में बहुत एनर्जी, आप क्लास 11th भी करना चाहते हैं, क्लास 12th भी फोड़ना चाहते हैं, सर आज ही होमवर्क दे दीजिए, आज ही 50 सवाल दे दीजिए, हम आज कर देंगे। बहुत अच्छी बात होती है एनर्जी में आना, एनर्जी वाली स्टेट में आना, मोटिवेटेड रहना। बट मैं बोलता हूं कि होल्ड योर एनर्जी, क्योंकि इसकी जरूरत आपको अब नहीं पड़ेगी, आज से 1.5 महीने या 1 महीने बाद में पड़ेगी, 2 महीने बाद में पड़ेगी, जब आपको नेगेटिविटी ने, आपकी थॉट ने
और डिस्ट्रैक्शंस ने और बैकलॉग जब आपको घेर लेगा, तब आपको इस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उन सबको साइड करने के लिए। ठीक है, है ना? तो अभी हम ज्यादा होमवर्क, या आज वाली क्लास में डीपीपी नहीं है, नेक्स्ट क्लास से हम डीपीपी देंगे। ठीक है, तो आपको डीपीपी और मॉड्यूल से होमवर्क दिया जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट लिखी है इसको ध्यान से पढ़िए प्लीज। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। सिंपल सी कहानी है कि आपकी मैथ्स कैसी है। कोई अगर आपसे पूछे या मुझसे कोई पूछता है, या दो लोगों में आपको कंपेयर करना है कि किसकी मैथ्स ज्यादा स्ट्रांग है, तो उनसे ये मत पूछो कि तुम्हें मैथ्स कितनी आती है, उनसे तो ये पूछो नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व्ड। जो जितने ज्यादा सवाल सॉल्व करेगा उसकी मैथ्स उतनी ही अच्छी होगी। तो घबराइए मत, इस बात की जिम्मेवारी भी मैं ही ले रहा हूं। आपको मैथमेटिक्स में सवालों की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगा। कभी आपको लगेगा ही नहीं कि सवाल आपने सर कम करवाए, लेक्चर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ऐसा नहीं होगा। जो पुराने बच्चे मुझे जानते हैं वो मेरे नाम के आगे कई बार एक्सटेंशन भी लगा देते हैं, क्योंकि बोले ये मास्टर पढ़ाता बहुत है, सवाल बहुत करवा देता है, इतने की जरूरत नहीं है। सर जरूरत है भाई, तभी करवाए जा रहे हैं। यस और नो? शाबाश। ठीक है, मॉड्यूल अगर आपके पास में नहीं है तो मैं आपको नहीं बोलूंगा परचेज करने के लिए। ठीक है, कोई ऐसी बात जिसमें आपके पैसे खर्च हो नहीं बोलूंगा, बट यस आपके पास में एक किताब होनी चाहिए कि किताब यहां से सवाल सॉल्व करने के बाद में आपके पास कुछ तो हो जहां से आप प्रैक्टिस करो। क्लास नोट्स को रिवाइज करना बार बार अच्छी बात है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप उससे क्या हो जाओगे, सैचुरेट हो जाओगे कि सर हमें तो ये पता है इसमें क्या क्या करना है। तो नए सवाल की प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे? दैट इज बेस्ट प्लेस है, दैट इज मॉड्यूल। क्योंकि मैं पीडब्ल्यू मॉड्यूल से होमवर्क देने वाला हूं। अच्छा नहीं लगता कि पढ़ा पीडब्ल्यू में रहा हूं, किसी और के मॉड्यूल से होमवर्क दूं, है ना? वैसा थोड़ी करूंगा। तो लॉजिकली तुम्हें समझ में आता है क्या कर रहा हूं। होमवर्क हम पीडब्ल्यू मॉड्यूल से देने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस की कमी है, सर मुझे मॉड्यूल लेने चाहिए, तो आप ले लीजिएगा। अभी नहीं खरीदने की जरूरत है, बाय द टाइम आपको महसूस हो तब खरीद लेना, है ना? मॉड्यूल आपके पास में होनी चाहिए, किताब अभी कोई खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आई होप दिस इज क्लियर फ्लो ऑफ द क्लास। आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये हमारी क्लास में होने वाला है। पहले से एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। नेक्स्ट इज, हां सर दो पार्ट है इस पूरी कहानी के, दो हिस्से हैं, एक हूं मैं और एक है तुम। मैं क्या करूंगा वो मैंने बताया भी और हम करना स्टार्ट भी कर देंगे। अब बात आती है तुम क्या करोगे। मैं जो करूंगा उसकी मॉनिटरिंग आपके पास में है। वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे या फिर जो आपको लेक्चर्स लेंगे, जो जो बातें मैंने बोली मैंने ऑन रिकॉर्ड आके बोल तो दी, फिर मैं वो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ये वीडियो क्लिप आप वापस मुझे काट के दिखा देना। बोले सर आपने तो बोला था ये करवाऊंगा, ये वाला तो मिसिंग है। तो मेरे को चेक करने के लिए आपके पास में टाइम है या फिर एक तरीका भी है। बट नेक्स्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, माई रोल इज ओनली 20%, मेरा 20% का हिस्सा है, आपका 80% का हिस्सा है, दैट इज योर डेली डिफाइंड ड्यूटीज, दैट इज डी क्यूब। समझ में? हम ये स्क्वायर्स और क्यूब वाली रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। नाउ यू आर इन द मैथ्स क्लास, तो भाई साहब आपके एकदम मैथ्स की लैंग्वेज में ही लिखा है, दैट इज डी क्यूब का आप हमेशा अगर ध्यान रखोगे, दैट इज डेली डिफाइंड ड्यूटीज। डेली का मतलब होता है उस रात सोने से पहले, दैट कम्स इन डेली। समझ में आया? तो योर डेली डिफाइंड ड्यूटीज क्या क्या है, स्टार्ट करिए प्लीज, स्टार्ट से। डेली आपको लाइव क्लास अटेंड करनी है। लाइव क्लास के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज इस उम्र में सिंसियरिटी और मैच्योरिटी की थोड़ी कमी होती है, बिकॉज ये दोनों चीजें उम्र के साथ भी आती है। तो बच्चे क्या करते हैं, एक दिन अगर लाइव क्लास छोड़ी तो हो सकता है अगले दिन भी आप छोड़ दो। ऐसे करते करते आप बाकी जनता से पीछे हो जाओगे। आप सभी लोग अभी चल रहे हैं, आप समझो कि भीड़ चल रही है बहुत सारी, आप उस भीड़ में सिर्फ खड़े हो जाओ, बाकी लोग चल रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोगों से पीछे हो गए। तो लाइव क्लास अटेंड करने के लिए इसलिए बोला जाता है ताकि आपकी एक रेगुलरिटी मेंटेन रहे और आपकी हैबिट में एक डिसिप्लिन आ जाए कि हमें 4 बजे उठकर लक्ष्य जेई की क्लास अटेंड करनी है। जो होमवर्क मिलेगा उसको रात तक कंप्लीट करना है, अगले दिन उठकर हमें नोट्स रिवाइज करने हैं, वापस से पढ़ के जाना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, फिर हमें अपनी क्लास में बैठना है। तो दिस इज द प्रोसेस जो आपको सिखाना चाह रहे हैं, जो आपको समझाना चाह रहे हैं। लाइव क्लास अटेंड कीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट, मेक योर ओन क्लास नोट्स। पिछले से पिछला लक्ष्य मैंने पढ़ाया था, उसमें एक छोटी सी स्टेटमेंट बोली थी जो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी, वापस से रिपीट कर देता हूं। दूसरों के नोट्स और दूसरों की गर्लफ्रेंड सिर्फ दिखने में अच्छी लगती है, हमारे किसी काम की नहीं होती। समझ में आया? आपको अपने पेन से खुद के नोट्स बनाने हैं। गर्लफ्रेंड की बात अभी नहीं करेंगे, ठीक है? वो बात हम बाद में करेंगे जब तुम आईआईटी में पहुंच जाओगे, ठीक है? आए ना? तो आपको अपने क्लास नोट्स बनाने हैं, बिकॉज मैं फिर बोल रहा हूं, क्लास नोट्स बनाने से यह पता चलता है कि आपने सच में पढ़ाई की है। वरना सिर्फ वीडियो देख देख के जाते रहोगे तो वो पढ़ाई वाला जो अमाउंट है वो जीरो हो जाएगा आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। हफ्ते 2 हफ्ते बाद में तुम बोलोगे डिटर्मिनेंट का सर कुछ नहीं आता हमें, क्योंकि हमने सिर्फ सुना था, है ना? तो क्लास नोट्स, किसी दूसरे के नोट्स देखो ना, बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ सर क्या बढ़िया लिखा है,
यहां पर बादल बनाया है, बॉक्स बनाया है, स्टार लगा रखा है ना, और दूसरे के साथ कहीं गर्लफ्रेंड घूम रही हो तो भी बहुत अच्छा लगता है, वाह यार सर कितना अच्छा लग रहा है, काश मैं भी। नहीं जी, ये दोनों ही इच्छाएं त्याग दीजिए। आपको अपने खुद नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं उस पर अभी गाइड करेंगे, घबराइए नहीं। तो मेक योर ओन क्लास नोट्स। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कहां तक जा रही है, ये बात सीधा सीधा किस बात से डिसाइड होगी, दैट इज आपकी क्लास नोट से। अगला बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको बहुत सारे बच्चे नहीं फॉलो करते। यस, रिवाइज योर नोट्स एंड रीअटेम्प्ट द इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस ऑफ क्लास। सिंस फिर से मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूं, फिर से क्या मतलब, मैं तो मैथ्स का टीचर हूं, तो मैं मैथ्स के बारे में बोलूंगा, है ना। मैथ्स इज ए सब्जेक्ट जिसमें आपकी कलम चलती रहनी चाहिए, कलम नहीं रुकनी चाहिए। तो रिवाइज नोट्स आपने कर लिए ऊपर ऊपर से, उसके बाद में क्या करना है सर, जो आपने क्लास में एग्जांपल्स करवाए, आपने लेट से 10 सवाल करवाए जिसमें से 5 आसान थे, हमसे देखते ही पहले जवाब में हो गए थे, बट वो 5 में से 2 या 3 ऐसे थे जो सर हमसे पहली बार में नहीं समझ में आए, बट आपने जब समझाया तो हमें समझ में आ गए। तो वो जो 3 सवाल है ना, हो सकता है किसी के हिसाब से 4 हो, किसी के हिसाब से 5 हो, किसी के हिसाब से 10 के 10 हो, तो वो आपको घर पे जाकर वापस से रफ कॉपी में फिर अटेम्प्ट करना है, बिना सॉल्यूशन देखे कि सर ने ये समझाया था, ऐसे ऐसे इस सवाल को करके दिखाया था, कि क्या मेरे पेन से ये सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ गए? दिस इज द मेथड ऑफ रिवाइजिंग मैथमेटिक्स लेक्चर। समझ में आएगी नहीं समझ में आया? नोट्स तो रिवाइज करने ही करने हैं, आपको रीअटेम्प्ट भी करने हैं अपनी क्लास इलस्ट्रेशंस को। हाँ, वापस सवाल दिख रहा है, सॉल्यूशन मत देखिए, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, सॉल्यूशन मत देखिए, उसका सॉल्यूशन खुद लिखिए, कहीं अटकते हो तब सॉल्यूशन देखिए, एक बार और अटके दोबारा अटेम्प्ट कीजिए। जैसे ही आप एकदम फिट एंड फाइन हो जाएं कि हाँ सर अब हमें सारे आगे हैं, अब आगे बढ़िए। समझ में आया? आई होप एसएमजे लिखकर भेज सकते हैं, एसएमजे, बहुत बढ़िया। कंप्लीट योर होमवर्क। होमवर्क आपको इतना दिए जाने वाला है, सॉरी टू से दिस, मतलब मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है ये बोलते हुए कि आपको इतना होमवर्क दिया जाएगा कि दैट इज आपके लिए करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं जी, आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, आपको जो लेक्चर्स के अंदर डिब्बी दिए जाएंगे वो सॉल्व करने हैं, लेक्चर्स के होमवर्क सवाल सॉल्व करने हैं, आपको मॉड्यूल का होमवर्क कंप्लीट करना है। दिस इज बिफोर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपको यह काम करना है, और करना तो करना ही है, करने की जी जान कोशिश करनी है। कई बार हो सकता है कि मैं आपको 2 ही सवाल होमवर्क में देके जाऊं, कई बार हो सकता है मैं आपको 20 सवाल होमवर्क में देके जाऊं। सर इसको आप सिमेट्रिक क्यों नहीं रख सकते, एक दिन 2 एक दिन 20? दैट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, कि मैंने लेक्चर में कितना पढ़ाया, उसकी रिलेवेंसी क्या है, और उस पर कितने सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। समझे? तो होमवर्क का अमाउंट अप डाउन होता रहेगा, बट यस ये वाली चीज अप डाउन नहीं होनी चाहिए, और कभी होती भी है। बिकॉज मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक लाइन खींच दी तो आप उस पर चल ही पाओगे, नहीं चल पाओगे। बट अगर कभी आपको लगता है कि होमवर्क मेरा छूट रहा है, मिस हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो भाई साहब आगे आने वाला सैटरडे संडे देखिए, वहां पर अपने आप को रोकिए। बाकी जो भी फंक्शंस आपकी जिंदगी में है, खेलना कूदना, कहीं घूमने जाना, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना, वो सारे हटा दीजिए, पहले उस काम को कंप्लीट कीजिए। यही वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आप क्लास 11th में करते आए हैं, और उसका रिजल्ट तुम जानते हो, मेरे मुंह से सुनने की जरूरत है नहीं। समझ गए? तो बिफोर नेक्स्ट क्लास आपको होमवर्क करके आने की 100% कोशिश करनी है, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन होमवर्क ज्यादा था, या आपको टाइम नहीं मिला नोट्स बनाने में ही, या लेक्चर हैवी था, हमें दोबारा देखना पड़ा, जो भी कारण हो जिसकी वजह से आप होमवर्क नहीं कर पाओ, तो सैटरडे संडे पार नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है? हर वीक का सैटरडे संडे आता है, उस दिन में आप वो पूरा वीक का होमवर्क निपटाइए। सर इतना टाइम कहां से लाएंगे? तो बाकी चीजों से टाइम एक्सट्रैक्ट कीजिए। हाँ, नहाने का टाइम काट दो, अगर नहीं भी नहाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर पसीने में तो शरीर से बदबू आने लगेगी, गर्मी आ रही है, कोई बात नहीं, कोई नहीं सूंघ रहा तुझे, ना टेंशन ले। कहीं घूमने जाने की भी कोई जरूरत है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डेडिकेशन, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज डिसिप्लिन। यही तो चीजें हैं जो आपको उस चीज पे लेके आएंगी। पूछना या करना बहुत आसान है सर, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करें? एक चीज जो आपको बोल दी वो आपके लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए, उसको फॉलो करना, दिस इज कॉल्ड एज डिसिप्लिन। क्या मेरी बात समझ में आती है? वापस से एसएमजे लिखकर भेजो। फर्स्ट प्रायोरिटी आईआईटी जेईई है, ठीक है, अगले साल मई तक। उसके बाद में जैसे ही आप आईआईटी में एडमिशन ले लो, फिर अपनी प्रायोरिटी आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, फिर मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, और ना ही मेरे बोलने का कोई हक बनता है, क्योंकि मैंने जितने दिन के लिए आपको समझाना था, ट्रेन करना था, जितने दिन के लिए आपको डिसिप्लिन में रखना था, उतने दिन के लिए रखा। उसके बाद में नाउ द कॉल इज योर्स, और अगर आप इतने दिन के लिए रहेंगे तो आपकी पूरी जीवन सुधर जाएगा। तुम्हें डिसिप्लिन में रहना अपने आप आ जाएगा, तुम्हें एक बात को फॉलो करना अपने आप आ जाएगा कि हां सर आप जो बोल रहे हो ना, उससे फर्क भी पड़ता है, रिजल्ट भी आता है, और अपने आप को मन चाहे रूप में हम देख भी सकते हैं।
इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज नंबर ऑफ नोटबुक्स। बहुत ही सिंपल सी कहानी है, हौच पौच नहीं करते हैं, मिक्स मसाला खिचड़ी मत बना देना भाई, ठीक है। दो किताबें रखिए आप, दो नोटबुक्स की बात कर रहा हूं, वन इज क्लास नोट्स एंड अनदर इज, एक क्लास नोट्स होगी जिसमें आप नोट्स लिखोगे जो भी आपके सामने आने वाले हैं, कैसे बनाने उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस बुक, ठीक है, प्रैक्टिस नोटबुक बोल दीजिए आप इसको, प्रैक्टिस नोटबुक। अब इस प्रैक्टिस नोटबुक में क्या होगा, प्रैक्टिस नोटबुक में आप डीपीपी भी सॉल्व करेंगे, आप मॉड्यूल भी सॉल्व करेंगे, और आप डीपीपी मॉड्यूल हो गया, और कुछ अच्छे सवाल पीवाईक्यूज जिसको आप बोल सकते हो वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पूरी प्रैक्टिस की एक अलग नोटबुक बनेगी। इसको डेकोरेटिव, मैं तो बोल रहा हूं दोनों को ही डेकोरेटिव नहीं बनाना है, मतलब पता चला उस पर नोटबुक बनाने जा रहे हो, जरी गोटे का काम कर रहे हो सर ये जरी गोटे का कौन सा काम होता है समझाना जरा। मेरे ख्याल से लेडीज लोग, लड़कियां जो मुझे सुन रही है समझ गई होंगी ना, वो नहीं करना है, सजा सजा के नहीं लिखना है, इतना टाइम भी नहीं होगा। हेडिंग लाल पेन से, फिर क्वेश्चन ब्लू पेन से, उसका एक्सप्लेनेशन ब्लैक पेन से, इतने पेन तो तुम बदल ही नहीं पाओगे क्योंकि बहुत तेज तेज लिखता हूं मैं तो, ठीक है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आपको नोटबुक क्लास नोट्स वाली इस तरीके से बनानी है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो रीडेबल हो। और ये वाला जो है इसमें आपको सवाल नहीं उतारने हैं भाई, सवाल डीपीपी में छपा हुआ है, तुझे उसका सॉल्यूशन लिखना है, और उन सवालों के सॉल्यूशन लिखने, अच्छा लिखने भी सर क्या है, पहले रफ कॉपी में सॉल्व करें फिर उसका एक, सर ये आपने हमें नोटबुक मेंटेन करने के लिए बोली है तो पहले रफ में सॉल्व कर लेंगे उसके बाद में इसका सॉल्यूशन वहां उतार देंगे। नहीं भाई, सीधा सीधा सवाल आया सामने, डीपीपी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो सॉल्यूशन है वो यहीं सॉल्व होगा। खराब हो गया कोई बात नहीं, काटा मारो, साइड में जगह होती है, छोटे छोटे में उसका सही सॉल्यूशन नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, जगह छोड़ दो, 3 लाइन की 2 लाइन की, सर 3 लाइन में सॉल्यूशन उसका नहीं आया तो कोई बात नहीं, एकदम बारीक बारीक लिखना, फिर चींटी बन जाना। हाँ ऐसे करना है आपको। मॉड्यूल से आप सवाल सॉल्व कर रहे हैं, उसका भी सॉल्यूशन आप वहां नोट कीजिए। एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत हल्का था जो देखते ही हो गया, तो उसमें आपने लिख दिया जो भी बात थी, या उसको लिखो ही मत, क्योंकि सॉल्यूशंस आपको उन सवालों की जरूरत पड़ेगी लास्ट में। ये सारा काम किस लिए करवा रहा है, बिकॉज जब आपके पास में सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपको अच्छे सवालों जो आपने पूरे साल में अच्छे सवाल किए उनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो वो लाके कौन देगा, पूरा आप तो कराए, अलग अलग पन्नों पे फेंक दिए, वो पन्ने रद्दी में बेच दिए घर वालों ने, उससे कोई फायदा नहीं होगा, फिर आपको उतना टाइम फिर देना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? उतना टाइम आप फिर दे नहीं पाओगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि अलग से एक नोटबुक बनाना, उसमें सिर्फ आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, कहीं एरर हुआ काटा सीधा ऐसे, बोले ये गलत है, दूसरा उसके बगल में। क्या मेरी बात समझ रहे हो? डेकोरेटिव नहीं बनाना है, नोट्स आप अच्छे बनाने की कोशिश कीजिए, बट उसमें टाइम इन्वेस्ट ज्यादा नहीं करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अरे भाई क्लियर है क्या? डिब्बी वाले सवाल आप क्लास में ही सॉल्व कर सकते हो, नोटबुक में ही कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी। अगर आपको नहीं लगता है तो वो भी डिब्बी वाले सवाल भी आप इसमें ले आइए। अब मैं इसका प्रोपोर्शनल बता देता हूं। अगर मान लो एक चैप्टर के नोट्स बनते हैं 5 पेज में, ध्यान सुनना, एक चैप्टर के नोट्स बनते हैं 5 पेज में, तो प्रैक्टिस नोटबुक भरनी चाहिए 50 पेज में। समझ में आया? समझ पा रहे हो? ये सिंपल सी रेशियो है, 10 गुना ज्यादा हो जाता है कि सर हमने नोट्स बनाए 5 पेज लगे, एक सिंपल 5 पेज में तो कोई चैप्टर खत्म ही नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 5 पेज सर आगे पीछे लिखकर हमने उसमें पूरे नोट्स बना लिए, जो भी आपने लगाया, क्लास के जो सवाल थे वो भी हमने नोट्स में लिख लिए, क्योंकि क्लास की सारी बातें नोटबुक में जाएंगी। प्रैक्टिस की बात आती है वो 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए, है ना। उसका सॉल्यूशन वाला जो पार्ट है वो जाएगा 50 पेज में। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? तो मतलब सर अगर ये 5 कॉपी भरेंगी तो ये 50 कॉपियां भरेगी, ये अगर 3 कॉपियां भरेगी तो ये 30 कॉपी भरेगी। सर आप सच बोल रहे हो, 30 कॉपी कहां से भर देंगे? मैंने कहा एक बार सवाल सॉल्व करना स्टार्ट तो कर, अपने आप भर जाएगी। सवाल नहीं लिखना है जी। जब आप प्रैक्टिस नोटबुक में जाओ तो मॉड्यूल में लिखा हुआ सवाल फिर नहीं लिखना है, टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है, डीपीपी का सवाल फिर नहीं लिखना है, डू इट बाय योरसेल्फ का सवाल आपको फिर नहीं लिखना है। इनके आप एड्रेस लिख सकते हो, एड्रेस मतलब कि मॉड्यूल चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5, उसका सॉल्यूशन ये रहा, अपने आप वो सवाल आपको सही टाइम पे मिल जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज, लो भाई एक सिंपल सा डाटा मैं आपसे शेयर कर देता हूं, बहुत सिंपल सी कहानी है। इस बार करीबन 14 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, सिंपल डाटा, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें प्लस माइनस 5% हो सकता है। अगर 14 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं,
आप 80% इसका कैलकुलेट करोगे तो करीबन करीबन 11,20,000 होता है। तो आप इसका 80% बोल सकते हो 11 लाख स्टूडेंट्स। ठीक है, समझने वाली बात है, ध्यान रखना। यू कैन फील द कंपटीशन हियर। किसी दिखने में लग रहा है 14 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं। अरे भाई, फॉर्म भरना और मैं IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूं या कर रही हूं, यह बात बोलना बहुत आसान है, कोई भी बोल सकता है। समझ में आया? तो 14 लाख बच्चों ने इस बार पेपर दिया है रफली, उसका 80% इज 11 लाख। अगर आप सिर्फ ये सब बातें, इनफैक्ट ये सारी बातें करते गए तब तो तुम्हारी रैंक ही आ जाएगी बहुत, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, सारी जो भी तुम सोच रहे हो। बट अगर आप सिर्फ लाइव लेक्चर्स अटेंड करते रहे और नोट्स बनाते रहे, तब भी आप 80% जनता से अपने आप आगे हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यही रियलिटी है। यही क्या है? यही रियलिटी है कि अगर सिर्फ आपने लाइव लेक्चर्स अटेंड किए, एकदम लीस्ट वर्स्ट केस सिनेरियो, सर आप सच बोल रहे हो, 14 लाख में से 11 लाख इतने बच्चे हैं जो ये काम भी नहीं कर पाते कि लाइव लेक्चर देखना, नोट्स बनाना और रिवाइज करना। मैंने कहा नहीं कर पाते। तो दैट मीन सर ऑल एंड ऑल हमारा कंपटीशन 3 लाख से ही बचा, एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्राउड पीछे हो गई। अब बारी आती है सर उन 3 लाख को भी हम बहुत पीछे या बहुत ज्यादा पीछे छोड़ देंगे अगर हम ये सारी बातें फॉलो करते रहे या फिर अपने आप को फॉलो करवाने पर मजबूर करते रहे। तो सिंपल सी कहानी है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जो बात आज मैं बोल रहा हूं वो मैं बार बार तो बोलूंगा नहीं कि भाई लाइव लेक्चर देखो नोट्स बनाओ, लाइव लेक्चर देखो नोट्स बनाओ। मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है, मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा है। पहला दिन इसलिए चूज किया बिकॉज आज आप कुछ बदलने की स्थिति में हो, आपका मनोदशा जो हुई है ना कि सर मैं अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहता हूं, अपने घर वालों की हालात सुधारना चाहता हूं, अब मैं अपनी जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूं, तो फॉलो दिस। गाइडेंस मांगते हो ना, आपकी गाइडेंस ही चल रही है। ठीक है, हाँ ना? क्या मेरी बात समझ में आती है? इतने लोगों से अपने आप आगे हो जाओगे अगर सिर्फ लाइव लेक्चर और नोट्स बनाते रहे। और ये कर लिया तो इसमें से भी कम से कम आप चाहो तो 3 लाख बचे, उसमें से भी आप 1.5 लाख को या 3 लाख में से 2.5 लाख को फिर पीछे छोड़ दो, वो भी गए, बची 50,000 की बात। और IIT JEE में करीबन 30,000 सीटें हैं, थोड़ी सी और एफर्ट डालना है, ये सारी बातें PYQs वगैरह सब सॉल्व करना है, आप टॉप 100, टॉप 500, टॉप 1000 में आराम से हो। तो ये पूल आपको बड़ा दिख रहा है, बट जैसे जैसे काम, वो बोलते ना जैसे जैसे कटिंग होनी स्टार्ट होगी, आगे इतने लोग नहीं पहुंचते हैं, आगे इतने लोग नहीं पहुंचते हैं। सिंपल सा डाटा है। चलिए जी, मैदान में बने रहे। व्हाट डू यू मीन बाय सर मैदान में बने रहे? बैच में ही बने रहे। कहीं पर भी छोटी सी दिक्कत आई, भाग गए कहीं और, किसी ने कुछ ज्ञान दे दिया। आजकल सबको माइक और सबको कैमरा मिला हुआ है ना? सबका एक ओपिनियन है, कोई किसी को अच्छा बोलता है, कोई किसी को बुरा बोलता है ना? सबका अपना अपना। हमारा जिससे थॉट प्रोसेस मैच करता है, जैसे किसी ने नोट्स नहीं बनाए तो उसको वो वाली वीडियो बहुत अच्छी लगेगी जिसमें नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपकी तो रैंक आ जाएगी भाई। उसको वो वीडियो अच्छी लगी क्योंकि हम अंदर से कामचोर हैं, तो हमने किसी एक और कामचोर की बात सुन ली। प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा मैथ्स में नंबर आते हैं, ये किताब सॉल्व कर लो, ये वाली बात बस फॉलो कर लो, उसको उसकी बात अच्छी लग जाएगी। ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी जर्नी एकदम स्मूथ जाने वाली है, ना ही इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारा हाई रहने वाला है हमेशा के लिए। जर्नी में अभी बहुत सारे तूफान आएंगे। सर वो जब तूफान आएंगे तब हम भागेंगे, है ना? तब हम भागेंगे वैसे ज्ञानी लोगों के पास, क्योंकि उनके पास एक माइक और एक कैमरा है ना? उनकी बात सुनेंगे, उनकी असलियत कौन वेरीफाई कर सकता है ना? समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? आई होप यू गॉट दिस। तो प्लीज मैदान में बने रहें, फॉलो दीज थिंग्स, आप अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको बस पेशेंस के साथ साथ प्रैक्टिस करते जाना है, और आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। किसी और की बात हमें हिलाकर बिल्कुल नहीं जा सकती। सिंपल सी कहानी है। हम अपने टीचर्स पे विश्वास करते हैं, इन्होंने जो बोला वो हम फॉलो करेंगे, उसके बाद में रिजल्ट जो भी होगा वो इनके मत्थे ही लगा देंगे, बोले आपसे पढ़ा था सर, ये रिजल्ट आया, देख लो अब क्या करना है। ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तो आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे आपकी रैंक 1 आए, 2 आए, 50 आए, 500 आए, 5000 आए, या कुछ आए ही ना। 100% ऐसे नहीं बोल रहा हूं। डन, शाबाश। आई होप यू आर मैच्योर इनफ। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ऑनलाइन के कुछ फायदे भी हैं, ठीक है? डिजिटल दुनिया जब बनी है तो इसके फायदे भी है, नुकसान बहुत ज्यादा है। डिस्ट्रैक्शंस यहीं से आते हैं,
कोई हल्की सी बात आपके कान में डाल दें, इतने सर हम तो इतने स्ट्रांग नहीं है ना मेंटली कि हम उस बात पे अटक रहे जो आज आपने हमें पहले दिन बोली थी, हम तो कहीं और भाग जाएंगे, है ना? समझे कि नहीं समझे? आई होप यू गॉट दिस। आ जाइए, नेक्स्ट इज हाउ टू अटेंड मैथ्स लाइव क्लास। मैं मैथ्स लाइव क्लास क्यों लिख रहा हूं? मैंने लाइव क्लास क्यों नहीं लिखा? मैथ्स क्यों एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया? बिकॉज मैथमेटिक्स में कहानी कुछ और चलती है भाई। बाकी सब्जेक्ट्स या बाकी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट्स की बातें करेंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं, बट मैं मैथ्स की लाइव क्लास की बात कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइव क्लास में आए, ये सामने आपके जी स्क्रीन है और इस स्क्रीन पर आपकी नजरें हैं और नजरों के साथ साथ आपके पास में 2 नोटबुक खुली हुई है, ठीक है? हाँ है ना, ये 2 नोटबुक खुली हुई है। ये है आपकी रफ बुक, रफ नोटबुक। ना ही ये आपकी प्रैक्टिस नोटबुक है और ना ही ये आपकी नोट्स वाली है, और ये है आपकी नोट्स वाली बुक। सुनते जाना आराम आराम से, एकदम डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं कि व्हाट यू हैव टू फॉलो, कि कहां पर आपको कैसी बातें करनी है, समझ में आया? कहां कहां पर आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। सामने लेक्चर चल रहा है, मैं कोई थ्योरेटिकल चीज या फिर कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी इस स्लाइड पे कितनी मिनट इन्वेस्ट किए? आराम से 10 मिनट लगाइए सर आपने इस स्लाइड पे, और कितनी बातें लिखी हुई हैं? 1 2 3 4 5 और 6। फॉर एग्जाम्पल, उस 10 मिनट में ये 6 लाइन आपको अपनी कॉपी में लिखनी हो, कितने मिनट लगेंगे सर? 3 मिनट लिख सकते हो। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि सर आप वो 10 मिनट लगाने के बाद में स्क्रीन से साइड में हो जाएंगे, फिर आप वो मुझे 3 मिनट एक्स्ट्रा देंगे कि बेटा अब लिख ले, ऐसा नहीं होगा जी, मैं ऐसा नहीं करता हूं। मैं साथ में इस स्लाइड पे आया, यहां पे 10 बातें या 6 बातें लिखी हुई थी, मैं साथ में कुछ समझा रहा था, आप इनको देख देख के मेरी बातें समझते हुए भी नोट कर सकते हो। बट जहां पर मैंने कुछ चीज एडिशनली समझाने की कोशिश की, बिकॉज ये तो जनरल बातें हैं, मैथ्स में टॉपिक जो है थोड़ी थोड़ी कई बार क्रिटिकल भी आते हैं, जहां आपको लगा कि समझना जरूरी है, आप अपना पेन रोक लीजिए, समझने पे ध्यान दीजिए, बिकॉज नोट्स की तो पीडीएफ आपको लेक्चर के बाद में मिल ही जाएगी। समझाने वाले के लिए आपको फिर वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, दैट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो आपके सामने कुछ आया, जितना आप उसमें से लिख सकते हो फ्री हैंड रहते हुए, उस लिखने में भी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी समझना होना चाहिए। समझने के बाद में आप कुछ ऐसी बातें बोल रहे हो या फिर आप भी हमारे साथ साथ में लिख रहे हो, तो आप भी मेरे साथ साथ में लिख सकते हो कि हाँ आपने ये बोला ये बोला, बट हाँ आप बोल रहे हो कि समझो भाई ये बात इंपॉर्टेंट है, तो पेन छोड़ देना, समझने पर ध्यान देना है, एकदम आंखें और दिमाग खोल के। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो जैसे भी मैं स्लाइड पे जाऊं, आपको कुछ दिख रहा है, आप अपनी नोट्स में लिखना स्टार्ट करो। मैंने बोला समझना है, रुक जाओ, ठीक है सर रुक गए, बट आपने समझाने के बाद में तुरंत अगली स्लाइड पे चले गए, हमारे तो 5 पॉइंट रह गए, अभी भी 3 ही लिख पाए थे, 2 पॉइंट रह गए, कोई बात नहीं, उतनी जगह छोड़ दे, वो आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद में लिखना है, ठीक है? फिर डायरेक्टली मैं आ गया सवाल पर, ठीक है? इसके बाद में मैं आया क्वेश्चन पर, मैथमेटिक्स है ना, तो क्वेश्चन आ जाएगा। सर क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ऑप्शन, अब कुछ लोग या कुछ बच्चे जाने अनजाने में पहले तो सवाल देखते ही इस सवाल की स्टेटमेंट और ये ऑप्शन अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर देंगे। ईमानदारी से बता रहा हूं, मैथ्स का सवाल आपको लिखने में करीबन 5 या 7 मिनट चाहिएगी, ऑप्शन समेत। ऑप्शन समेत लिखने में या ऑप्शन के साथ लिखने में आपको 5 मिनट लगेगी वो पूरा सवाल लिखने में, और 5 मिनट में उस स्क्रीन पर रुकूंगा भी नहीं, मैं सवाल एक्सप्लेन करूंगा, उसका सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। तो आपको स्क्रीन पे सवाल देखते ही क्या करना है? इस नोटबुक पे भाग जाना है सीधा। सवाल देखा, मेरे साथ साथ पढ़ा, या फिर सवाल दिखने के बाद में टाइम दिया जाता है आपको पढ़ने का, अटेम्प्ट करने का। सवाल पढ़िए स्क्रीन से और उसका सॉल्यूशन यहां नोट कीजिए, नोट नहीं कीजिए, उस सवाल को यहां सॉल्व कीजिए रफ कॉपी में, उस सवाल को सॉल्व कीजिए रफ कॉपी में। तो मतलब मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं, अगर आपकी मैथ्स की क्लास में सवाल आया है तो ये वाली नोटबुक का तो काम ही जीरो हो गया, इसको साइड में कर दो, इसको आगे ले आओ। पेन अब जो है आपका रफ कॉपी में चलेगा, आड़ा तिरछा, जैसे भी आप रफ कॉपी में काम करते हैं वैसे। मेरे बराबर सॉल्व कर पाए, बहुत अच्छी बात, सॉल्यूशन सही आ गया, बहुत अच्छी बात, नहीं सही आया फिर जो मैं समझा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। समझ में आया? आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम दिया जाएगा, नोट्स बनाने का टाइम नहीं दिया जाएगा। तो आप जो है वो सर सॉल्यूशन फिर आपको लास्ट में, जैसे मान लो आपने ये इस पे सॉल्व किया, आंसर आपका सही आ गया, बहुत अच्छी बात। आंसर सही नहीं आया, समझो कि कहां पे गलती हुई। उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि सर अभी भी स्क्रीन पर है, कुछ बच्चे रिपीट बोल रहे हैं, सर अभी भी स्क्रीन पे रुके हुए हैं, बट मेरा तो ये सवाल सॉल्व हो गया, नाउ स्टार्ट राइटिंग, इस नोट्स बनाने में लिखना स्टार्ट कीजिए, और उसमें भी पहले सॉल्यूशन लिख लो। आपको दिख जाएगा कि सवाल कितना बड़ा है, उतनी लाइन छोड़ दो, 2 या 3 लाइन छोड़ दो। अच्छा 2-3 लाइन से बड़ा सवाल हुआ, कोई बात नहीं, थोड़ा चींटी टाइप लिख लेना, पतला पतला लिख लेना, ठीक है? आपको सॉल्यूशन नोट करना है जी,
क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? दिस इज द वे यू शुड मेक नोट्स। सर इसकी सवाल की स्टेटमेंट फिर, अरे भाई पीडीएफ की नोट्स मिलने तो वाली है, ऑप्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है। ऑप्शन सिर्फ आपको मदद करता है इनिशियली सवाल के बारे में सोचने में। आपको अपने क्लास के चारों ऑप्शंस ABCD वो सारे के सारे इसमें नहीं लिखने हैं, नहीं लिखने, आपको सिर्फ सवाल की स्टेटमेंट लिखनी है। किस साल में पूछा गया था, आपने इस सवाल को सर आपने इस सवाल को इंपॉर्टेंट बोला कि हाँ भाई ये वाला टॉपिक थोड़ा रिपीटिंग है, आपने उस पर स्टार लगवाए, तो ये स्टार हम उस सवाल पे लगा लेंगे। आपको ऑप्शंस नहीं लिखने। समझ में आता है? हाँ ना? SMG लिखकर भेजना। बोलो। ऐसे बनाने हैं नोट्स। सर फिर भी हमारी स्पीड कुछ बच्चों की इतनी धीरे है कि सर हम ये तो नहीं कर पाए, तो उसके बाद में फिर आपको क्या करना है भाई? आपने लेक्चर पूरा समझ लिया, मेरे साथ सवाल के क्लास के नोट्स सवाल सॉल्व किए। अब जैसे ही आपकी क्लास खत्म हुई, हो सकता है उसके तुरंत बाद दूसरी क्लास हो, या हो सकता है मेरी लास्ट क्लास हो, उसके बाद में आपके पास में 40 मिनट या आधे घंटे का टाइम निकालिए, आप अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए पीडीएफ नोट्स को देख देख कर। आप अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए पीडीएफ नोट्स को देख देख कर। जो भी इन नोट्स में अधूरापन है, जो भी बात आप नहीं लिख पाए, उसको अब कंप्लीट कीजिए। दिस इज द बेस्ट वे टू मेक नोट्स। समझ में आया? दिस इज द बेस्ट वे टू मेक नोट्स। और मैंने आधा घंटा बोला है, इसको धीरे धीरे रिड्यूस करना। आप आधा घंटा मिनिमम है, इतना तो आपको लगेगा लगेगा। हो सकता है आपको 1 घंटा लगे इनिशियल टाइम पे, कोई बात नहीं, वो 1 घंटा लगेगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहां कहां पर अपना टाइम बचा सकता हूं। जैसे ऑप्शन नहीं लिखने हैं, कई बार सवाल इतना आसान होता है कि उसकी, सर आपने बोला था इस सवाल में जैसे डिटर्मिनेंट की है, इसमें कोफैक्टर डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी है, तो बस इतना ही लिख लिया कि कोफैक्टर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ डाटा लिख लिया। तो आप ये धीरे धीरे बाय द टाइम, बाय द कोर्स ऑफ द टाइम आप सीख जाएंगे कि इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाने हैं। क्लास मैथ्स में, मैथ्स की क्लास में ये रफ कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये जो मैंने लिखी है कि आपको नंबर ऑफ नोटबुक्स कितनी चाहिएगी, प्रैक्टिस नोटबुक भी रफ वाली खरीदना, ये सफेद पन्नों वाली और ये भूरे पन्नों वाली, ब्राउन वाली होती है ना थोड़ी सी हल्की, वो वाली, ये सारी हल्की वाली किताबें हैं, कॉपी हैं। इसके साथ साथ कम से कम 4-5 रफ नोटबुक और खरीद लीजिए। हाँ, वो कोई आपका इन्वेस्ट मतलब खर्चा नहीं है, दैट इज ए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, आप वहां से सीखने वाले हैं। इज दिस क्लियर? हाँ बेटा, आईपीएल चल तो रहा है तुझे पता ही नहीं है आईपीएल चल रहा है? हाँ, आईपीएल चल रहा है। नाउ आप कौन सा आईपीएल देखना चाहते हो वो मुझे नहीं पता। हाँ, यस, आईपीएल चल रहा है, मैंने कहा मना किया? मैंने कब बोला कि आईपीएल नहीं चल रहा है? आप कौन सा देखना चाहते हैं वो देख लेना प्लीज। जिनको आईआईटी में जाना उनके लिए तो चल रहा है एक आईपीएल, स्टार्ट हुआ आज से ही। क्लियर है? आई होप यू गॉट दिस। सेट योर प्रायोरिटी, अभी थोड़ी देर पहले तो समझाया था। सेट योर प्रायोरिटी कि आप कौन सा आईपीएल देखना चाहते हो। कोई आपसे पूछे आईपीएल देख रहे हो कि नहीं, बोले हाँ सर देख रहे हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं आईपीएल, मजा बड़ा आता है। हाँ, हाँ सर, जब सवाल सॉल्व होता है ना तो पीछे से वो ट्यून बजती हुई सुनाई देती है हमें, हम ये वाला आईपीएल देख रहे हैं सर, बाकी लोगों को जो देखना देखने दीजिए। हम अगले साल आईआईटी दिल्ली के कॉमन रूम में सर वो वाला आईपीएल देख लेंगे, क्योंकि अगले साल आईआईटी दिल्ली के कॉमन रूम तक पहुंचने के लिए इस आईपीएल की जरूरत है। आई होप यू गॉट दिस। नोट्स बनाना समझ में आया, मैथ्स की लाइव क्लास कैसे अटेंड करनी है। और जैसे ही आपकी लाइव क्लास खत्म हुई, जैसे ही आपकी लाइव क्लास खत्म हुई, उसके बाद में आपको क्या करना है, नोट्स को कंप्लीट करना है। नोट्स का जो अधूरापन है वो कंप्लीट कीजिए। उसके बाद में जो आपको होमवर्क दिया है पहले रिवाइज कीजिए। अच्छा, एक और चीज, ये नोट्स कंप्लीट करना और नोट्स रिवाइज करना, ये दोनों काम एक ही साथ हो जाते हैं। नोट्स कंप्लीट करना और नोट्स को रिवाइज करना, ये दोनों काम एक ही साथ हो जाते हैं। क्योंकि जब आप वापस पीडीएफ नोट्स पे जाओगे, इस सवाल को लिख रहे होगे, तो ना चाहते हुए भी मैं आपको बोलता हुआ सुनाई दूंगा, अगर आपने ध्यान से सुना होगा लेक्चर तो, कि हाँ यार इस सवाल में सर ने ये बताया था, जब आप लिख रहे होंगे। तो ये नोट्स कंप्लीट प्लस रिवाइज, ये दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। ये आपको करने हैं क्लास के बाद में। नाउ मूव टू होमवर्क। अब होमवर्क के लिए आप उसी रात को चुनते हैं तो भी ठीक है, वरना अगले दिन सुबह चुनते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सुबह और रात को टाइम नहीं मिल रहा है तो आप फिर संडे सैटरडे का वेट कीजिए। हाँ, वेट कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि संडे संडे वेट किया, आया तो उसको हमने कुछ नहीं किया, फिर चले गए आगे, फिर हम रो रहे हैं सर हमारा तो होमवर्क ही नहीं है। ऐसा नहीं है भाई। आई होप यू गॉट दिस। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जितनी भी जनरल बातें मैंने की, आई होप आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा और कोई जनरल बात अभी करने के लिए है नहीं।
पूरी जर्नी में ऐसा तो है नहीं कि मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगा, आपकी समस्याएं सुनूंगा नहीं, सुनूंगा, सारी बातें हम करने वाले हैं। बट दिस इज द बेसिक एंड दिस इज द मिनिमम जो मुझे कवर करना था कि इतनी बातों का जवाब मैं आपको दे दूं। आई होप यू लाइक्ड इट और आपको सारी सारी बातें समझ में आई होंगी। बट सर अभी भी हमारे मन में बहुत सारे डाउट हैं। सर मैं तो उस फलाना बोर्ड का हूं, मैं तो सीबीएसई बोर्ड का नहीं हूं, आप कौन से बोर्ड का पढ़ाएंगे? तो पूरा एक बार पढ़ के तो देख, आपके नंबर हर बोर्ड में आ जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया? स्कूल कैसे मैनेज करें? स्कूल को आपको मैनेज नहीं करना है, स्कूल आपको मैनेज कर देगा। ठीक है ना? अब स्कूल मैनेज इज ए प्रॉब्लम दैट इज फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। मैं इस पे अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करूंगा कि जितने बच्चों से मैं मिला हूं, अभी ऑफलाइन में कई बार जाना होता है, काफी जगह गया हूं, तो वहां पर जब मुझे बच्चे मिलते हैं तो उनसे पूछता हूं भाई स्कूल कैसे मैनेज कर रहे हो? तो वो यही बोलते हैं, ध्यान सुनना, रियलिस्टिक एग्जांपल्स एंड रियल चीजें, कोई इमेजिनरी बात नहीं बोलते हैं। बोले सर स्कूल जाता हूं ना, कभी कभी तो छुट्टी ले लेता हूं, क्योंकि हम बीमार होते हैं तो 2 दिन की छुट्टी होती है। फिर मैंने कहा वो यार तेरी 75% अटेंडेंस, बोलेगी सर कोई दिक्कत नहीं है, वो मैनेज हो जाती है। स्कूल में सर छुट्टियां बहुत आती हैं, है ना? स्कूल में फंक्शंस बहुत होते हैं, स्कूल में सर हमारे फ्री पीरियड्स भी कई बार बहुत सारे आते हैं, वहां ले जाता हूं सर, मैं अपना नोट्स मेकिंग वाला काम वहां कर लेता हूं। तो सब लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहे हैं और ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं और ऐसे ही मैनेज होता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप बोलो कि सर ये वाली स्टेटमेंट बोल दो, उसको सुन लेंगे, स्कूल मैनेज हो जाएगा। नहीं होता है। आपको टाइम स्कूल में से खुरेद खुरेद के निकालना पड़ेगा। आप मानोगे नहीं भाई, इतने डेडिकेशन पर बच्चे गए हैं कि जब उनकी रिसेस होती है, इंटरवल होता है स्कूल में, तब वो स्कूल वाले में अपना मोबाइल साथ में लेके जाते हैं, वहां से नोट्स देखते हुए कंप्लीट कर रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं। इस लेवल पर लोग स्कूल मैनेज कर रहे हैं। और तुम सोच रहे हो कि हम रिलैक्स सिट बैक करके, सर स्कूल बड़े बड़े तंग करते हैं। तंग करेंगे, करते भी हैं ना। तंग करने का मतलब कि वो आपको रिटर्न वर्क देंगे, बहुत सारी चीजें देंगे, उसको आप काफी हद तक इग्नोर कर सकते हो, काफी हद तक आपको करना भी पड़ता है। दोनों बातों में मैनेज करके चलना पड़ेगा। बट यस, दिस इज द ओनली वे। जब मैदान में उतरोगे तो आप, एक और सिंपल सी चीज मैं आपको बोल रहा हूं, प्लीज फोकस ऑन दिस, कि भाई साहब पहले से स्ट्रेटेजी बनाकर मैदान में मत उतरो। आप मैदान में उतरिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, धीरे 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 आप अपना रास्ता खुद बना लेंगे। समझ में? आप अपना धीरे धीरे रास्ता खुद बना लेंगे, प्रोवाइडेड आप रास्ता बनाना चाहते हैं कि नहीं। कि हाँ सर वो मैथ्स वाले पीरियड हम गए थे आज स्कूल में, मैथ्स वाले सर बीमार थे। वैसे मैथ्स वाले सर बीमार होते तब भी पहुंच जाते हैं, मैथ्स वाले मास्टर बड़े खड़ूस होते हैं। केमिस्ट्री वाले सर बीमार थे, उनकी सर पीरियड फ्री था, मैंने बैठ के सर इतना काम कर दिया। तो ये जो टुकड़ों में आपको टाइम मिल रहा है कहीं कहीं से, उसको एक साथ लाकर आपका स्कूल मैनेज होगा। यस, दिस इज द ओनली वे। हाँ, स्कूल में पेपर्स भी आएंगे, तब आपको हो सकता है थोड़े दिन पीडब्ल्यू को होल्ड करना पड़े, बट जैसे ही आप इसको होल्ड करोगे सर, वहां पर हमें वापस यही तो चीजें सीखनी है। अबे तुम्हें क्या लग रहा है कहां पर स्ट्रगल होने वाला है? सर एक सवाल आया, हमें तो ये नहीं समझ में आया इसलिए आईआईटी जेईई डिफिकल्ट है। नहीं भाई, जो यहां पे सवाल आएगा वो सबसे सॉल्व हो जाएगा, सबको समझा के भेजूंगा घर। तो असली दिक्कत, असली स्ट्रगल, असली इनपुट कहां लगती है? इन्हीं चीजों को तो मैनेज करने में, इन्हीं चीजों को तो मैनेज करने में असली इनपुट लगती है, जिसमें हमारा कोई बस नहीं चलता। सारा का सारा बस, सारा का सारा कंट्रोल आपका होता है। समझ में? और वहां पर एक ही चीज काम आती है, दैट इज योर एटीट्यूड, कि आप सच में जेईई क्वालिफाई करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आंसर है हां, तो आप टाइम निकाल लाएंगे कहीं ना कहीं से, 100% निकाल पाएंगे। जो तुम सोचते हो ना कि सर स्ट्रगल या डिफिकल्ट किस वजह से है आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन, ये वाली वजह है कि चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि आप टाइम बाकी लोगों से या बाकी जगह से खींच नहीं पा रहे हो। एक बार आपने वो टाइम खींचना सीख लिया, एक बार आपको समझ में आ गया कि ये इंसान या फिर ये वाली चीज मेरा टाइम ले जाती है, तो हम उसको साइड में करना सीख गए। दैट मीन्स आप सीख गए जेईई का असली प्रिपरेशन करनी, आप सीख गई। और जिसने जेईई की प्रिपरेशन की है वो अपनी जिंदगी में आगे कभी नाकामयाब कभी नहीं होता। प्रिपरेशन की है, सिर्फ प्रिपरेशन की ही बात कर रहा हूं, रिजल्ट की तो बाद में बात करेंगे। गॉट इट? है ना? हाँ बेटा, जब बोर्ड्स के सवाल करवाऊंगा, ये कौन है एनसीईआरटी वाला? सर एनसीईआरटी वाला तो चैनल है आपका, पीडब्ल्यू। अरे नहीं, एक एनसीईआरटी जब से लिखे जा रहा है। बेटा जब बोर्ड्स के सवाल करवाऊंगा मेरे भोले चिंटू, तो वो सवाल कहां से करवाऊंगा? सर जेईई मेंस में क्या पता बोर्ड का? अरे नहीं भाई, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट वेटेज है, मैथमेटिक्स में उतना नहीं है। जहां पर मुझे लगेगा कि इस एक्सरसाइज में से ये वाला सवाल एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है, वो भी होमवर्क में इंक्लूड कर दूंगा। बेटे गुलमुल
क्या करता है यार, पहले एक बार आके सारी चीजें एक बार सर पहले बता दो क्या क्या करने वाले हो, फिर हम देखेंगे क्या करना है। आ तो सही पहले, सब होगा, टेंशन ना ले। और इतना होगा कि आप ही बोलोगे सर अब रुक जाओ, अब हमसे नहीं हो रहा है। क्लास 12th के साथ 11th कैसे मैनेज करनी है, अगेन गैप मिलता है तो ठीक, वरना होल्ड दिस, फर्स्ट प्रायोरिटी इज क्लास 12th। 12th बोर्ड क्या आप कवर करेंगे, तो आंसर इज सर यस। फ्लो ऑफ द क्लास एंड योर डेली डिफाइंड ड्यूटी, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। इसको जो समझ गया, इसको जो फॉलो कर लेगा, उसका रैंक कहीं नहीं लटकने वाला। सर नोट्स कैसे बनाने हैं लाइव क्लास के साथ, वो भी समझा दिया है। नोट्स आप मत बिल्कुल दिमाग में मत लगेगा जाना कि 1 घंटे 45 मिनट की क्लास है तो जब 1 घंटे 45 मिनट खत्म हो तो हमारा नोट्स पूरे कंप्लीट है उस चैप्टर के या उस दिन के, नहीं। आप में एक्स्ट्रा उसमें 30 मिनट या 40 मिनट डालने पड़ेंगे, तब जाके नोट्स कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा 30-40 मिनट लेके चलिएगा प्लीज। एंड एट लास्ट, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, रीड दिस स्टेटमेंट, अपनी सारी चिंता, परेशानी, दुख, दर्द गिव इट टू मी। समझ में आएगा नहीं समझ में, सारा का सारा दुख, परेशानी, चिंता सब मुझ पे छोड़ दीजिए प्लीज, ठीक है। सारा का सारा, किसी भी बात की चिंता, दुख, दर्द, कुछ पीड़ा मन में, कोई डाउट लेकर मत बैठो। बोलते ना फिल इन द ब्लैंक्स बन जाओ, और वो ब्लैंक मुझे भरने का मौका दीजिए प्लीज, मैं अच्छे से भर दूंगा उसको। तुम्हारा क्या, वो ब्लैंक के ऊपर बहुत सारी चीजें तुमने जमा रखी है, तो मैं उसमें भरूंगा, जगह ही नहीं है। समझ में आया, तो एकदम ब्लैंक होके आइए। स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को एक साथ मिलकर। जस्ट रिलैक्स एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस ऑन डेली बेसिस। आज मैंने आपको एक कलेक्टिव इंस्ट्रक्शन दी है कि ऐसा ऐसा आपको करना है। ये इंस्ट्रक्शंस मैं आपको टाइमली देता रहूंगा कि भैया अब ये चैप्टर आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा दीजिए। ये वाला सवाल बहुत ज्यादा जेईई मेंस में पूछा जा रहा है, रिपीटेड क्वेश्चंस है, बेटा कहीं पे डीमोटिवेट हो रहे हो तो मोटिवेट भी किया जाएगा, और भी बहुत सारी बातें हम करेंगे। समझ में आया। कुछ बुद्धिजीवी लोग जो आज भी पीडब्ल्यू को ये मानते हैं कि बच्चे ये इसलिए इकट्ठा कर सकते हैं कि ये शायरी सुनाते हैं, पहले तो उनकी बुद्धि को सलाम है भाई। पता नहीं धरती पे उनका काम ही कैसे चल रहा है। समझ में आया ना। बट घबराए नहीं, धीरे धीरे उनमें भी अक्ल आती जा रही है। कुछ तो करते हैं यार ये, तभी बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं, इनसे इतना प्यार भी करते हैं। समझ में। तो घबराए नहीं, शायरी भी सुनाएंगे, स्टोरी भी सुनाएंगे, अपनी जर्नी भी डिस्कस करूंगा, सारी बातें वो करेंगे जो तुम्हारे लिए जरूरी है, तुम्हें रिलैक्स रखने के लिए जरूरी है, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए जरूरी है, सारी वो बातें करेंगे। घबराओ मत, माय प्रॉमिस। समझ में आया ना। चलिए जी, एक बार सभी लोग STRT लिखकर भेजिएगा प्लीज। बहुत ही शुभ घड़ी है, बहुत ही शुभ दिन है। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर डिटर्मिनेंट्स एंड दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। आपके मन की शंकाएं दूर कर देता हूं कि सर वैसे तो फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन होता है, वो क्यों नहीं पढ़ा रहे। रिलेशन एंड फंक्शन इतना बड़ा चैप्टर है और जिसमें काफी जगह पर क्लास 11th का यूज होता है। तो अगर वो पहला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा तो वो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए, हमने पिछले मैंने 10 सालों में देखा है, बच्चे को क्लास 12th में आती, जैसे केमिस्ट्री में आप क्लास 11th की स्टार्टिंग इमेजिन करो, बाकी सारी फिजिक्स, और फिजिक्स में स्टार्ट होता है यूनिट डायमेंशन, मैथ्स में स्टार्ट होता है बेसिक, है ना, सेट एंड थ्योरी, सेट्स थ्योरी। तो ये दोनों चैप्टर आसान होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट में बच्चा उलझ जाता है, बोले भाई ये क्या पढ़ा रहे हैं यार। तो स्टार्टिंग आपकी रिलैक्स रखने के लिए ये 2 चैप्टर्स लाए गए हैं, बिकॉज दीज चैप्टर्स आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। इनकी खुद की अपनी थ्योरी है, एक नई गणित है, वो नई गणित सीखेंगे जिसमें ज्यादा दिमाग लगता नहीं है, और ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट चैप्टर स्टार्ट करने का जो लॉजिक है वो ये है कि एक बार आप स्टडी टेबल पे बैठना सीख गए कि हाँ यार मजा आ रहा है, तो अपने आप इस यही मजे के साथ आप रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पूरी कैलकुलस एक साथ निपटा देंगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। दिस इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर्स। समझ में। ऐसा नहीं है कि मेरे को रिलेशन एंड फंक्शन नहीं आता है, मैं चाहूं तो वो भी स्टार्ट कर सकता था, बट पूरा एनालाइज किया गया, सारी फीडबैक्स इकट्ठी की गई, बड़े बड़े एक्सपीरियंस टीचर से बात की गई, हमारा एक्सपीरियंस लिया गया, और जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे एक्सपीरियंस लिया गया। तो सबने कलेक्टिवली एक ही बात बोली कि पहला चैप्टर डिटर्मिनेंट पढ़ाते हैं, फिर मैट्रिक्स पढ़ाते हैं। बल्कि आप अगर एनसीईआरटी में जाओगे, एनसीईआरटी को देखोगे तो उसमें पहला मैट्रिक्स है, फिर डिटर्मिनेंट है। तो सर आप मैट्रिक्स से स्टार्ट कर दो, वो भी इंडिपेंडेंट है। नहीं जी, मैट्रिक्स नाम का जो चैप्टर है उसमें बहुत सारी जगह एडजॉइंट निकालते वक्त, इनवर्स निकालते वक्त, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालते वक्त बहुत सारी प्रॉपर्टीज में डिटर्मिनेंट का यूज होता है। तो वो डिटर्मिनेंट का यूज तभी आप कर पाओगे जब आपको चैप्टर डिटर्मिनेंट आता होगा। तो ये चैप्टर क्या है, इंडिपेंडेंट है, आसान है, और इंडिपेंडेंट आसान के साथ एक बहुत जोरदार बात,
ठीक है, ये क्लास 12th का पिछले कुछ सालों से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हो ये तो बता दो, क्योंकि हमारे पास अब की बार 3 तलवारें हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस और बोर्ड्स। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? मैंने कहा मोस्ट लगाया ना तो उसमें तीनों आ गए। दिस इज फ्रॉम ऑल 3 पॉइंट्स ऑफ व्यू। समझ में आया? बोर्ड वाले भी सवाल पूछेंगे फॉर ऑल 3। क्या मेरी बात समझ गए? फॉर ऑल 3 बोर्ड वाले भी इसमें से सवाल पूछेंगे, मेंस वाले भी बहुत पूछते हैं, एडवांस वालों का तो भाई साहब पेपर उठा के देखो, फेवरेट है। समझे कि नहीं समझे? क्या मेरी बात समझ में आई? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंडिपेंडेंट, इजी। ठीक है, आप चाहो तो ये लिख सकते हो कि जेई मेंस में, जेई एडवांस में 1 क्वेश्चन इज फॉर श्योर, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। 1 2 3 4 5 क्या मेरी बात समझ में आती है? चलिए जी, ठीक है, इंडिपेंडेंट थ्योरी है। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं गणित की बातें। जनरल बातें तो चलती रहेगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस बैच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में भी, एडवांस में भी सवाल आपको 100% दिखाई देगा। सवाल स्टार्ट करने की तरीका या सवाल सॉल्व करने से पहले आपको कुछ चीजें जाननी है, वो बताते हैं, फिर बीच बीच में सवालों के थ्रू भी समझेंगे। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट इज, स्टार्ट करते हैं। सर व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट क्या है? ठीक है, देखो अगर मैं इसको फिजिकल वर्ड से कनेक्ट करके बताऊं तो कोई फिनोमिना हुआ, उस फिनोमिना को स्टडी करने के लिए थ्योरी बनाते हैं। थ्योरी सिर्फ अकेली नहीं बनती, थ्योरी में इक्वेशंस बनती हैं। इक्वेशंस बनती है लीनियर इक्वेशंस, कई बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनती है, बट हां एक पोर्शन में लीनियर इक्वेशंस भी बनती है। उन लीनियर इक्वेशंस का जो जवाब आता है ना, उस जवाब को रिप्रेजेंट करने का तरीका डिटर्मिनेंट था। जब इसकी खोज हुई, मैं एकदम कहानी में चला गया हूं पीछे, समझ में आया? जो वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने क्या किया, किसी चीज को होते हुए देखा, उसको पेपर पे लेके आए तो थ्योरी बनी। थ्योरी, उसको स्टडी आगे प्रोसीड करने के लिए इक्वेशंस बनी। उन इक्वेशंस में से कुछ लीनियर इक्वेशंस थी। उन लीनियर इक्वेशंस का जवाब जब देखा गया तो वो जवाब जिस फॉर्म में आ रहा था उस फॉर्म को सरल भाषा में सही से रिप्रेजेंट करने का तरीका एक खोजा गया, दैट इज डिटर्मिनेंट। बेसिकली जितने भी चैप्टर्स आप पढ़ते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, तो दिस इज ए मैन मेड थिंग। जैसे डिटर्मिनेंट है, ये क्या है? साइंटिस्ट, मतलब मैन मेड थिंग है। दिस इज नॉट ए नेचुरल थिंग। ये मैन मेड थिंग इज यूज्ड टू स्टडी भगवान मेड थिंग। समझ में आया कि नहीं समझ में? तो हम वहां नहीं जाते हैं, बट व्हाट इज डिटर्मिनेंट? ये एक वैल्यू को या एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का, कोई आपका वैल्यू आया, उस वैल्यू को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो क्या लिखा जाएगा भाई? दिस इज, व्हाट इज डिटर्मिनेंट अगर कोई पूछे तो? शॉर्टकट या वे टू एक्सप्रेस, वे या मेथड, या बोल दो वे टू एक्सप्रेस, वे टू एक्सप्रेस, वे टू एक्सप्रेस, सामने देखना भाई, वे टू एक्सप्रेस एनी एक्सप्रेशन, वे टू एक्सप्रेस एनी एक्सप्रेशन या फिर वैल्यू, किसी वैल्यू को और एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। आप सभी ने कहीं ना कहीं 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर मैं सही बोल रहा हूं तो लिखकर भेजो यस सर। अगर सही बोल रहा हूं तो तुमने डिटर्मिनेंट का यूज किया था, आई जे के 2 1 3 1 2 3, है ना? 2 वेक्टर्स का क्रॉस निकाल दिया, तो वो आपने डिटर्मिनेंट ही किया था, वो इसका एक यूज था। अब हम डिटर्मिनेंट का पूरा एकदम बोलते हैं ना कच्चा चिट्ठा, पूरी उसकी कुंडली पढ़ने वाले हैं कि होता क्या है डिटर्मिनेंट, इसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो क्या है सर? वे टू एक्सप्रेस एनी एक्सप्रेशन या फिर वैल्यू को, और इनफैक्ट नॉट ओनली वे, शॉर्टेस्ट वे या शॉर्ट वे टू एक्सप्रेस। ठीक है जी, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये चैप्टर इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि अब आप एक नई गणित पढ़ रहे हैं। जैसे आप वेक्टर पढ़ते हो, 2 वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका, रिजल्टेंट निकालने का तरीका, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते हो उसमें a प्लस आयोटा बी, उसको जोड़ने का तरीका, घटाने का तरीका, वैसे ही हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। एकदम ब्लैंक होकर आप कहानी की तरह सुनिए कि सर ये होता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या इसकी वैल्यू होती है, क्या क्या हम कर सकते हैं, सारी बातें। फर्स्ट इज, डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 2 ऐसी लंबी लाइन लगा दो, हेलो हेलो, यस, नजरें एकदम स्क्रीन पर, ठीक है ना? 2 एक लंबी लाइन लगा दो। इस 2 लंबी लाइन में आप क्या करो, 4 जगह बनाओ, 1 2 3 4। इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ
डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का क्या मतलब है, सुनते जाना आराम आराम से, थोड़ी देर में सारी चीजें समझ में आएगी। ये जो हॉरिजॉन्टल में आपको दिखाई देती है इसको हम बोलते हैं रो, दिस इज रो 1। ये वाली क्या है, दिस इज रो 2। ये क्या है, रो 1, ये क्या है, रो 2। ठीक है, और जो वर्टिकल में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो वर्टिकल में दिखाई दे रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉलम। दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। तो मैंने पूछा भाई साहब ये जो आपने 4 एलिमेंट ऐसे जगह बना दी है, सर हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है ये है क्या। अरे मैंने कहा अभी समझाने दे तो सही, फिर तो समझ में आएगा, नई चीज सीख रहे हैं एक, समझ में आया। तो सर ये 4 जगह आपने बना दी, दिस इज रो 1, मतलब ये वाला जो है ये पूरी रो 1 काउंट होगी, ये रो 2, हॉरिजॉन्टल वाली रो, वर्टिकल वाली कॉलम। सर बहुत बढ़िया, ठीक है। मैंने कहा कितनी रो और कितनी कॉलम है। अब मेरे साथ साथ आंसर लिखना स्टार्ट कीजिएगा, मतलब रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कीजिएगा। सर इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, दिख रहा है, इसीलिए हमने बोला ऑर्डर 2। ठीक है, डिटर्मिनेंट में आप हमेशा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को बराबर पाएंगे। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को हमेशा क्या पाएंगे, बराबर पाएंगे, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसमें बोलने को आप ये भी बोल सकते हो कि सर इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, हाँ ना, 2 रो है और 2 कॉलम है, बट सर हमें साथ में एडिशनली ये पता है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बराबर होंगे। तो आप किसी भी एक का अमाउंट बता दो, मैं बोलूंगा एक ऐसा डिटर्मिनेंट बनाओ जिसमें 3 रो हो, तो बाय डिफॉल्ट हमें यह समझ में आ गया, अपने आप हमारे दिमाग तक सिग्नल गया कि भाई साहब अगर 3 रो है तो 3 ही कॉलम होंगी। इसीलिए जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो इन दोनों में, ये मल्टीप्लीकेशन में मत लिख देना भाई 2 इंटू 2 सर 4 अरे नहीं भाई, रुक जा विभोर। 2 क्रॉस 2 मतलब कि 2 रो, ये रिप्रेजेंट करता है रो के, पहले वाली चीज हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगी कितनी रो है, और दूसरे वाली चीज हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगी। बोलने का तरीका ये है 2 क्रॉस 2। ठीक है, आरसी याद रखोगे क्या फैन हो तुम तो, आरसीबी है ना, तो वो याद रखना, पहला हमेशा रो, दूसरा हमेशा कॉलम। एक आगे का प्रोजेक्शन दे देता हूं कि जब हम जाएंगे मैट्रिसेस में तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होती, वो एक अलग कहानी है, वो नेक्स्ट चैप्टर है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो सर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 ये दिखाता है कि इसमें 2 रो और 2 कॉलम है। मैंने कहा अब एड्रेस बताना स्टार्ट करो। जैसे ये वाला जो है इसको हम लिखते हैं A11। ठीक है, जैसे किसी भी, ये जो कहलाएगा, जो यहां पर आप नंबर लिखोगे ये इसका एलिमेंट कहलाएगा, समझ में आएगा नहीं समझ में, ये क्या कहलाएगा, ये इसका एलिमेंट कहलाएगा। अब सर इसका आपने ऐसे कैसे लिखा, तो ये लिखा जाता है AIJ, आई रिप्रेजेंट रो का नंबर और जे रिप्रेजेंट्स कॉलम का नंबर। ये इनका एड्रेस है। ठीक है, हमेशा पहले रो फिर कॉलम, आरसीबी। मैंने क्यों बोला आरसीबी, ताकि आपको कभी भूल जाओ कि पहले रो आता है या कॉलम आता है, तो आरसीबी आपको मदद करेगा याद करने में, हाँ या ना। तो सर पहले वाला एड्रेस क्या है, सर ये वाला जो अमाउंट है, ये वाली जो जगह है, इसमें रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, इसलिए A11 है। फिर मैंने कहा यार ये कौन सी जगह है, इसको A12 बोलूं कि A21 बोलूं, इस जगह को आंसर करिए कमेंट सेक्शन में सर इसको A21 बोल दो। मैं कहा क्यों, बोले सर दूसरा कॉलम पहली रो, अरे नहीं भाई, रो पहले कॉलम बाद में, तो दिस इज A12, सॉरी A12, दिस इज A12, पहली रो दूसरा कॉलम। ये कौन सा है सर, दूसरी रो पहला कॉलम, ये वाली जगह कौन सी है, दूसरी रो पहला कॉलम, तो बोलो, तो दिस इज A21। और सर ये वाला, सर ये दूसरी रो दूसरा कॉलम है ना। तो ये हमारे पास में एक डिटर्मिनेंट बन गया 2 क्रॉस 2 का। चलो सर डिटर्मिनेंट बन गया, आपने रिप्रेजेंट करना भी सिखाया, सारी बातें समझ में आ गई, बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट किसको करता है, मैंने कहा वैल्यू को। कैसे सर, अगर कभी भी आपको 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट दिखाई दे, जैसे आपने यहां लिख दिया A B और यहां लिख दिया C D, ठीक है, अब ये यहां पर इनकी जगह नंबर्स आ जाएंगे, घबराइएगा बिल्कुल मत। ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वो वैल्यू तक हम कैसे पहुंचेंगे सर, उसमें आपको कुछ नहीं करना, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सर ये कितना आ गया, AD माइनस लगाने के बाद में फिर B और C को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने आपको अभी बताया ना, दिस इज द शॉर्ट वे टू रिप्रेजेंट एक्सप्रेशन और वैल्यू। तो कहीं पर पुराने साइंटिस्ट को ऐसा लिखना पसंद नहीं आया, तो उन्होंने ऐसा लिखना स्टार्ट कर दिया, इन दोनों की वैल्यू बराबर है। तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू।
या किसी एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका। सर ये जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, और इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है? पहले इन वालों को माइनस इन वालों को, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। कुछ नादान बालक ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि सर पहले एडी को ही क्यों मल्टीप्लाई किया, बीसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप किसी चीज को डिफाइन जैसे किया गया है उसकी डेफिनेशन पे जा रहे हैं, मतलब उसको डेफिनेशन को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज समथिंग लाइक कि सर एक कार के 4 टायर ही क्यों होते हैं? 3 टायर वाले को तो ऑटो बोलते हैं, हम कार को ऑटो क्यों नहीं बोलते, ऑटो को कार क्यों नहीं बोलते? मतलब आप क्या कर रहे हो, जिन लोगों ने, तो मतलब आपका सवाल एकदम जायज है, बट आपको पैदा फिर बहुत पहले होना चाहिए था। समझ में आया? जब ये सब चीजें चल रही थी तब आपको पैदा होना चाहिए। अब ये डिफाइन हो चुकी है, ठीक है, कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऐसी ही होती है। समझ में आया? हाँ, आपको तब पैदा होना चाहिए जब कार का नाम ऑटो, मतलब जब कार का नाम कार रखा जा रहा था। सर कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ये क्या बोल रहे हो? तो मैंने कहा वैसे ही मुझे नहीं समझ में आता जब आप ये बोलते हो कि सर पहले बीसी को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, माइनस एडी भी तो लिख सकते हैं। ऐसा नहीं, नाउ यू आर चेंजिंग द डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं बदलनी है। तो जो मैं बोल रहा हूं वैसा होता है, वो आपको फॉलो करना है। ऐसा ही क्यों होता है? दिस इज द नॉट द क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट। समझ में आया ना? तो इसकी वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक छोटी सी आपको बोला कि दिस इज 2 3 माइनस 1 4, वैल्यू बताइए। सर इन दोनों एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 इंटू माइनस 1, इनको बाद में दिस इज 3 इंटू 4, और बीच में माइनस साइन। ये कितना आ गया? सर ये आ गया -2 माइनस 12। सर दिस इज -14। तो ये -14 को लिखने का तरीका और जिस तरीके से लिखा गया उसकी वैल्यू -14 है। आई होप यू गॉट दिस। सर नीट वाले देख सकते हैं क्या? बेटा नीट वालों का अलग बैच लॉन्च हुआ है, लक्ष्य नीट। बोले आगे पूरा तो पढ़ लिया कर, है ना? आई होप यू गॉट दिस, यस और नो, इज दिस क्लियर? तो 2 क्रॉस 2 वाला डिटर्मिनेंट, सर एक सेकेंड, काउंटिंग 2 से शुरू होती है क्या? 1 क्रॉस 1 वाला? सर आप हमारे से भिड़ो मत, हमारे पास बहुत डाउट है। मैंने कहा 1 क्रॉस 1 वाला मतलब कि एक ही रो हो और एक ही कॉलम हो। जैसे मान लो ये लिखा, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 1। तो ये कुछ नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, यही नंबर खुद इसकी वैल्यू है। क्योंकि आप ये तो समझते हो ना कि 1 क्रॉस 1 वाले में एक ही एलिमेंट होगा, तो वो एलिमेंट खुद, वो नंबर खुद ही उसकी वैल्यू कहलाएगी। अब कुछ लोग इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है, या फिर वो क्लास 11th की रिप्रेजेंटेशन इतने फ्रीक्वेंटली यूज करना चाहते हैं, सर इसको -3 पे मॉड लगा, इसका आंसर तो +3 होना चाहिए। तो बेटा गणित में, मैथमेटिक्स में अलग इसकी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है ना? और उस लैंग्वेज में कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स का मतलब टाइम टू टाइम बदलता रहता है ना? जैसे तू अकेला है ना, मम्मी तुझे बेटा बुलाती है, कल को तेरी शादी हो जाएगी तो वो जो आएगी वो भी तुझे बेटा ही बुलाएगी क्या? नहीं। तो मतलब सर सिंबल के अलग अलग जगह मतलब बदलते जाते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक सिंबल के अलग अलग जगह मतलब बदलते जाते हैं। नो डाउट कभी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे तो दिस इज नथिंग बट मॉड। ज्यादा नहीं जाता हूं इसमें, वरना कुछ लोग तो ऐसे ही छोड़ के भाग जाएंगे। तो -3 का मॉड 3 ही होता है, बट अभी हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनेंट। तो सर 1 क्रॉस 1 वाला डिटर्मिनेंट इज -3, है ना? ठीक है। और 1 क्रॉस 1 वाला डिटर्मिनेंट आपको कभी देखने को मिलेगा ही नहीं, बिकॉज इसकी क्या रिप्रेजेंटेशन करनी। एक बार बताओ, ये चीज इंट्रोड्यूस की गई थी आपके काम को आसान करने के लिए, तो एक बार बता, -3 लिखना आसान है कि -3 पर ये 2 डंडे लगाना आसान है? सर इसमें तो हमारा काम बढ़ गया। तो यही रहो, ठीक है। 1 क्रॉस 1 वाला डिटर्मिनेंट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बट फिर भी तुम्हारे मन में डाउट आया तो मैंने बता दिया। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिटर्मिनेंट है कि मॉड है? मैंने कहा सवाल में लिख के बताएगा कि भाई साहब ये जो 2 डंडे लगाए इसका मतलब अब की बार मॉड्यूलस फंक्शन है, अब की बार ये जो 2 डंडे लगाए इसका मतलब डिटर्मिनेंट है। सारी चिंताएं त्याग दीजिए, सीखने का एटीट्यूड रखिए प्लीज, ठीक है। तो 1 क्रॉस 1 का कुछ नहीं होता है। आई होप यू आर दिस। 2 क्रॉस 2 वाला आपको समझ में आया। 2 क्रॉस 2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी आपको समझ में आया। नाउ वी शुड मूव टू 3 क्रॉस 3। तैयार है? हाँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। हेलो ओ भाई आ जाओ, आज तो नहा धो के बैठे हो एकदम, है ना? हाँ सर पहला दिन है, मन में उमंग है, तरंग है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, सही है। कितने? सर वापस ये 2 लंबी लाइनें, 3 क्रॉस 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? सर 3 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे। बहुत बढ़िया। तो यहां जो लिखूंगा दिस इज योर रो 1, शॉर्ट में लिख रहा हूं R1,
दिस इज योर रो 2, दिस इज योर रो 3। यहां जो लिखूंगा दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3। ठीक है, इसको आप चाहे डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 बोलो या डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 बोल दो, एक ही बात है। कितनी जगह होगी बेटा इसमें? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ये कौन है भाई? 1 क्रॉस 2 वाला। बेटा नहीं खानी चाहिए। हां बेटा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। वैज्ञानिकों ने ऐसा कोई आविष्कार किया ही नहीं डिटर्मिनेंट में 1 रो और 2 कॉलम हो, वो मैट्रिक्स में होती है। डिटर्मिनेंट की हम जब जब बात करेंगे तो बेटा उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, अब मुझे फटाफट एड्रेस बताना स्टार्ट कीजिए प्लीज। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये यहां पर जो एलिमेंट लिखा जाएगा उसका रो का नंबर और कॉलम का नंबर बताइए प्लीज। इसके रो का नंबर और कॉलम का नंबर। रो का नंबर पहले, कॉलम का बाद में। रो पहले, कॉलम बाद में। सर रो 2 है, कॉलम 3 है, दिस इज A23। मैं पूछूं सर ये वाला, सर ये वाला एलिमेंट हो जाएगा A31। इज दिस क्लियर? रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 1। ठीक है ना? जैसे ये वाला सर, ये वाला कौन सा एलिमेंट हो जाएगा? सर इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A12 पहले रो फिर कॉलम। ठीक है सर, बात आती है, चलो ये रिप्रेजेंट हमें समझ में आ गया। जैसा कि आपने बताया था कि एक डिटर्मिनेंट किसी वैल्यू या एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे? इसकी वैल्यू निकालने का तरीका देखिए। जैसे आप क्रॉस प्रोडक्ट करते वक्त आई जे के और सारा जमा देते हो, उसके बाद में जैसे उसको ओपन करते हो वैसे ही डिटर्मिनेंट ओपन होता है। अब वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो क्यों आई, कोफैक्टर्स और माइनस क्या होते हैं, उस पर चलेंगे, बट पहले आप एक 3 क्रॉस 3 की वैल्यू निकालना सीखें। क्या करना है? एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एक डिटर्मिनेंट दिया 2 -1 3 4 0 2 1 5 -3। मैंने बोला ये एक 3 क्रॉस 3 या एक डिटर्मिनेंट है ऑफ ऑर्डर 3, इसकी मुझे वैल्यू बताओ। ठीक है, अभी के लिए फॉर द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मतलब 15-20 मिनट के लिए आप ऐसा मानो कि आपको इसको कैसे यूज करना है या कैसे एक्सपेंड करना है वो सिखा रहा हूं। उसके बाद में यही क्यों होता है, या फिर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने के कोई और तरीके भी हैं क्या, वैल्यू निकालने के कोई और तरीके हैं, वो भी बताएंगे। आप क्या करो, इनके ऊपर राइट से स्टार्ट, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस लगा दो। ठीक है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन। ये कहां से आते हैं वो भी बताएंगे, ये कहां से डिसाइड होते हैं अभी बताएंगे। आप एक काम करो, ये 2 का पूरा रो और 2 का पूरा कॉलम उड़ा दो। ठीक है, तो +2 किससे मल्टीप्लाई होगा? +2 किससे मल्टीप्लाई होगा? पूरा रो और पूरा कॉलम उड़ाने के बाद में ये जो 4 लोग बचे, जो एक छोटा 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट बना रहे हैं, इनका डिटर्मिनेंट बना दो, है ना? ठीक है, समझ में? वापस देखो क्या करना है, प्लस माइनस प्लस लगाना है रो 1 के ऊपर, प्लस माइनस प्लस। बाकी सारे मन के जितने भी डाउट है सारे शांत कर लीजिए। पहला रो पहला कॉलम उड़ाने के बाद में ये जो छोटा बचा, इसका 2 क्रॉस 2 का एक डिटर्मिनेंट बना दीजिए, और मेरे ख्याल से 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है। नेक्स्ट इज, ये माइनस साइन जो है ये इस माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस ऑफ -1। अब -1 की पूरी रो और -1 का पूरा कॉलम उड़ा दीजिए, तो -1 के पूरा रो और -1 का पूरा कॉलम उड़ाने के बाद में ये 4 लोग फिर बच रहे हैं, दैट इज 4 2 1 एंड -3। ठीक है जी, अब बात आती है सर, फिर ये उड़ा दिया आपने, अब आ जाइए सर इस पर, +3 इसके साथ साथ लिखते जाओ। अब +3 इसके साथ क्या आएगा सर, इसका भी पूरा रो और पूरा कॉलम उड़ा दो। ये जो 4 लोग बचे इनको इसी फॉर्मेट में लिख लाइए, दैट इज 4 0 1 एंड 5। ठीक है, डिटर्मिनेंट चैप्टर आसान है, बट इसमें प्लस माइनस की गलतियां बहुत होती हैं जी। डिटर्मिनेंट जो है वो चैप्टर बहुत आसान है, बट इसमें प्लस माइनस की गलतियां बहुत होती है। जैसे ध्यान से देखिए, आपके चैट में ही आपको इसका जवाब 26, इसका जवाब 54, इसका जवाब -70, ऐसे बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे। चलिए जी, बताना जरा ये कितना हो जाएगा सर। +2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, ये हमें सॉल्व करना आता है। पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 0, फिर माइनस साइन, इनको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 10। फिर सर ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। सर इनको मल्टीप्लाई करेंगे -12, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2, बट ये माइनस के बाद में लिखा जाएगा। और अगर आप पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज बी वेरी अटेंटिव। सर ये आएगा 20 और ये आ जाएगा सर -0। चलिए स्टार्ट करें। सर ये क्या लिखा हुआ है, +2 इंटू -10 दैट इज -20। ये -14 लिखा हुआ है सर, और ये लिखा हुआ है सर +60। ध्यान से देखो सर, ये लिखा हुआ है आपके पास में -34 और +60, हाँ है ना।
तो ये हो गया सर आपके पास में +26 इज द करेक्ट आंसर, आया ना, +26 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको एक 3x3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी आई कि नहीं आई, ईमानदारी से बताना। आपको एक 3x3 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी आई कि नहीं आई, ईमानदारी से बताइएगा प्लीज। ये कौन है +25 भाई 25 कहां से आ गया यार? तो ये 26 लिखने का एक तरीका है। उड़ी बाबा सर, ये तो लग रहा है किसी ने जानबूझकर हमसे बदला लेने की कोशिश की गई है। जब उसको 26 ही लिखना था तो ऐसे लिख देता, ऐसा क्यों लिखना है? अरे भाई यूज है इसका, कुछ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करने में ये आसान पड़ेगा तुम्हें, वो लिखा हुआ आसान लगेगा। अभी तुम्हें ये लग रहा है ना कि 26 ही लिखना था, 26 ही लिखना था, तो ऐसे लिख देते, ऐसे लिखने की कहां जरूरत थी? मैंने कहा अभी थोड़ी देर बाद में सिनेरियो चेंज होने दो, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने दो, फिर तुम्हें ये लिखा हुआ आसान लगेगा, ये मुश्किल लगने लग जाएगा, उसका एक्सपेंडेड वर्जन मुश्किल लगेगा। थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। आई होप यू गॉट कि आपको 3x3 की डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और एड्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूं, है ना, एड्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेता हूं। नोट करने वाली अगली जो बात है, चलो इसमें आते हैं फटाफट, यहां पे एक साथ लिखे हुए हैं। नोट करने वाली जो अगली बातें हैं, फर्स्ट थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, क्या कि एक डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होती है, तो आंसर इज सर यस, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर, ठीक है, अगर आप ऑर्डर n×n लिखते हो, या फिर मैं कभी भी ये ट्रिपल मतलब 3 बार बराबर का निशान लगाऊं तो ये मत समझना कि मास्टर बेचारा दिख नहीं रहा इसको कि 2 लगा दिए, एक और चिपका दिया नीचे, नहीं, दिस इज द सिंबल ऑफ सेम, कि चाहे आप ऑर्डर n×n लिखो या फिर आप n लिखो, ठीक है। और इसका मतलब भी समझ में आता है कि अगर मैं कभी लिख रहा हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n×n, दैट मींस कि उसमें नंबर ऑफ रोज भी n है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी n है, बिकॉज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे। 2×2 का डिटर्मिनेंट ये आपको दिख रहा, जो अभी हम समझ के आए थे। 3×3 का डिटर्मिनेंट ये आपको दिख रहा है ना, ठीक है। अब इनमें एक डायगोनल डिफाइन होती है, समझ में, इनमें क्या डिफाइन होती है? एक डायगोनल। ये वाले जो एलिमेंट्स जहां बैठे हैं ना, दिस इज कॉल्ड एज डायगोनल, ठीक है। ये वाले जो एलिमेंट्स जहां बैठे हैं ये कहलाता है डायगोनल को, समझ में? सर ये डायगोनल क्या होती है? सर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है तो इसको डायगोनल क्यों बोलते हैं, इसको क्यों नहीं बोलते? मैंने कहा फिर वही बात, आप फिर से जहां पर डाउट पूछ रहे हैं आप उस डिफाइनिंग को बदलना चाहते हैं, ये मत कीजिए। डायगोनल एलिमेंट उसको बोला जाता है, डायगोनल एलिमेंट हम उस aij को बोलते हैं जिसमें i और j की वैल्यू बराबर हो। इसको हम अगर डायगोनल एलिमेंट बोलना चाहते हैं, डायगोनल बोल दो या फिर प्रिंसिपल डायगोनल बोल दो, एक ही बात है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट अगर हम इसको बोलना चाहते हैं तो इसमें i और j की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तभी हम इसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप ध्यान से देखोगे तो इसमें a11 है, i और j की वैल्यू, रो का नंबर और कॉलम का नंबर सेम है, इसमें भी रो का नंबर और कॉलम का नंबर सेम है। तो ये इस प्रकार के एलिमेंट्स जहां बैठे हैं वही डायगोनल बनाते हैं। इसमें रो और कॉलम का नंबर सेम नहीं है, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स जहां बैठे हो उस पूरे को हम डायगोनल बोलते हैं या फिर प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, बोथ आर सेम। मैं आज के बाद कभी डायगोनल बोलूं या प्रिंसिपल डायगोनल बोलूं तो आप समझ जाना कि इसी की ही बात हो रही है, इसकी तो बात कभी होती ही नहीं है। ध्यान से देखिए, इसमें भी aij बराबर है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? है ना, क्लियर है ना, क्लियर है ना? ये वाले की तो बात कभी होती ही नहीं है, ये डायगोनल का पार्ट नहीं है, बिकॉज द थ्योरी इज दिस, आई और जे, कॉलम और रो का नंबर बराबर होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज इटसेल्फ द नंबर। हाँ, मैं बता चुका हूं ऑब्वियसली कि अगर आप कभी ऐसा लिखते हो कि 2 और ये एक 1×1 का डिटर्मिनेंट है तो इसकी वैल्यू भी 2 ही हो जाएगी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। जैसे कुछ बच्चों को डाउट आ रहा होगा कि सर आपने ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट बताया, ऑर्डर 1 की तो बात ही मत करो, ये कभी देखने को नहीं मिलता। सिंस वी आर डिस्कसिंग फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, मैंने बता दिया ऑर्डर 2×2, 3×3। सर व्हाट अबाउट 4×4? मस्ती नहीं, 4×4 बताओ, तो मैंने कहा 4×4 लिख ले भाई, क्या दिक्कत है? सर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैंने क्या कहा, ध्यान सुनना। अगर तुम्हें 4×4 पे जाना है कोई दिक्कत नहीं, ये ले, फटाफट मेरे साथ स्टार्ट कीजिएगा प्लीज। कितनी रोज कितने कॉलम? सर 4 रोज 4 कॉलम। लो भैया, 1 2 3 4, पहले रो में 4 एलिमेंट्स क्योंकि कॉलम भी 4 है, ये लो, है ना।
समझ में आएगी नहीं समझ में आया? तो सर रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। मैंने कहा इसका एड्रेस बताओ, यहां कौन बैठा होगा सर A11। मैंने कहा यहां कौन बैठा होगा सर तीसरी रो दूसरा कॉलम, सर यहां बैठा होगा A32। सर इसका एड्रेस बताइए, यहां कौन बैठा होगा सर चौथी रो तीसरा कॉलम, तो A43। यहां कौन बैठा होगा सर, यहां बैठा होगा दूसरी रो चौथा कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, तो क्या लिखोगे A24, है ना? तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ 4x4। सर हम ये नहीं पूछ रहे कि 4x4 डिटर्मिनेंट क्या होता है, हम ये पूछ रहे हैं कि उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैंने कहा सेम, अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम, 2 - 1 0 3 4 1 2 0 -1 1 3 1 5 या फिर लेट्स से 0, अबे भाई 0 1 1 1, जैसे ये वाला है। मैंने पूछा इस 4x4 की डिटर्मिनेंट वैल्यू बताइए, तो कहानी सिंपल है, जैसा आपने 3x3 में किया था, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये लो सर +2, इसकी पूरी रो और इसका पूरा कॉलम उड़ा दो, तो इसकी पूरी रो और इसका पूरा कॉलम उड़ाने के बाद में सर अब की बार 4 एलिमेंट्स नहीं बच रहे, 9 एलिमेंट्स बच रहे हैं। तो मैंने कहा घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब की बार यहां ये बचेगा, दिस इज 1 2 0 1 3 1 1 2 0 1 3 1 1 1 1। बहुत बढ़िया। अब सर आप एक काम कीजिए, स्टाइल, मैं कहा यस। अब आप एक काम करो, माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करो, इसकी पूरी रो और इसका पूरा कॉलम उड़ा दो, तो सर इसकी पूरा कॉलम और रो उड़ाने के बाद में ये बच रहे हैं, तो इसका 3x3 का डिटर्मिनेंट 4 2 0 -1 3 1 0 1 1, है ना? क्लियर है? प्लस माइनस साइन कहां से आते हैं उसका लॉजिक अभी दिया जाएगा, बट हां पहली रो में सबसे पहले प्लस माइनस, हर एक एलिमेंट में प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलता है, ठीक है। यहां प्लस यहां माइनस, यहां प्लस यहां माइनस, ये कहां से आता है वो अभी आता हूं उस बात पे, बट पहले आप देखो ध्यान से। अब सर प्लस के बाद में 0, अब 0 के साथ तो चाहे कुछ भी लिख लो, फर्क तो पड़ता नहीं, बट फिर भी देख लो क्या लिखोगे, रो और कॉलम उठा दिया, सर ये आ जाएगा 4 1 0 -1 1 1 और 0 1 1, है ना? नेक्स्ट लास्ट बचा, सर ये तो बहुत भारी काम हो जाएगा, तो मैंने कहा वही तो, माइनस को 3 से मल्टीप्लाई करो और इसका पूरा रो और इसका पूरा कॉलम उड़ाने के बाद में क्या बच रहा है सर, दिस इज 4 1 2 -1 1 3 और यहां पे बच रहा है सर 0 1 1। अब इसके बाद में कहानी अब तुम्हारे हाथ में है। हाँ, दिस इज ऑल्सो विलुप्त परिजाति, मतलब नहीं दिखेगा कभी भी, बट फिर भी तुमने पूछा तो मैंने बता दिया, कभी भी आपके सामने 4x4 का नहीं आएगा, यू हैव टू या फिर यू नीड टू डील विद ओनली 2x2 एंड 3x3। क्या ये बात क्लियर है? अब सर इनकी वैल्यू मैंने कहा निकालो, यही तो दिक्कत है। अब इस 3x3 की वैल्यू निकालो, इसकी निकालो, उसकी निकालो और इसकी वैल्यू निकालो, उन वैल्यूज को इनसे मल्टीप्लाई करो और सबको जोड़ दीजिए, इसका जो आंसर आएगा वो आप खुद देखेंगे, ठीक है ना? आंसर जो आएगा वो आप चैट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। अब ये पूरा चाहो तो मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूं, बट उसमें कोई फायदा नहीं है, आपको खुद सॉल्व करना आना चाहिए कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? हाँ, चैट में डिस्कस करना है कि भाई साहब वो जो 4x4 का डिटर्मिनेंट सर ने लिख दिया था हमारे डिमांड पर, उसका आंसर क्या आ रहा है वो बताओ। बट यस 4x4 को ऐसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है सर? 5x5, मैं यू नो द ड्रिल, 5 रोज 5 कॉलम, पहली एलिमेंट को प्लस साइन, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे चलता जाएगा। पहले वाले को पूरी रो पूरा कॉलम उड़ाकर फिर 4x4 का डिटर्मिनेंट बचेगा, उस 4x4 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको ऐसे निकालनी है। मतलब सर 5x5 तक तो प्रभु के दर्शन हो रहे हैं सर, नजर आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ, समझे? तो ये वाली चीज भी आपके सामने कभी नहीं आएगी, बट फिर भी आपको ये आना चाहिए। 41, ओ भाई जनता बहुत तैयार है हमारी, तो जनता बोल रही है कि सर इसका आंसर 41 आ रहा है। गजब, सैल्यूट है तुमको। फिर चलो 4x4 वाला काम समझ में आया। मुझे एक बात बताओ, 1x1 में एक एलिमेंट है, 2x2 में 4 एलिमेंट्स है, 3x3 में 9 एलिमेंट्स हैं, 4x4 आप अभी देख के आए हो भाई साहब, इसमें 16 एलिमेंट्स हैं।
n क्रॉस n में कितने एलिमेंट्स होंगे? सर दिस इज नथिंग बट n स्क्वायर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने होंगे ना, क्योंकि इसमें n रोज होंगी और n कॉलम होंगे, हर एक रो में n एलिमेंट्स, टोटल n रोज है, तो n इंटू n दैट इज n स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? SMJ लिखकर भेजिएगा या फिर CLR लिखकर भेजिए। यस सर, दीज ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं और डायगोनल किसको बनाई जाती है वो हमें पता है। चलिए जी, ज्ञान बहुत हुआ, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सवालों की। चलिए, पोल दिया जाए। पोल का फीचर वो पूछ रहे हैं, ये जो डिटर्मिनेंट है ये किससे इंडिपेंडेंट है? सिंगल करेक्ट सवाल है, आप मुझे बताइएगा। ये कहां से आ गया भाई? सर आई एम योर बिग फैन। यस, थैंक यू सो मच, आई लव यू टू। आ जाइए। 30 सेकंड का तो नहीं, 45 भी नहीं, नए नए हो, 60 सेकंड ठीक रहेगा। चलो भाई, वो पूछ रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनमें से किससे इंडिपेंडेंट है, जल्दी से बता दो। मतलब आपको ये पूरा सॉल्व करना है। यस, ओपन दिस, सॉल्व कीजिए, ट्राई टू सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। सवाल समझा देता हूं। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जब आप लिखोगे तो वो वैल्यू जो आएगी उनमें से इनमें से कौन सा गायब होगा? उसमें x दिखेगा कि थीटा दिखेगा कि कौन दिखेगा? सॉल्व कर ली? अब देखो, तुम्हें अभी आज ही सिखाया था, सवाल नोट नहीं करना है, सवाल देखते ही, सवाल समझने के बाद में रफ कॉपी निकालकर आपको उस पे उसका सॉल्यूशन छापना है जितना तेजी से हो सके। एंड तेजी डजंट मीन कि आप गलत जवाब दें। क्या मेरी बात समझ में आती है? सर हमने स्टार्ट किया, देखना भाई, प्लस माइनस प्लस, x को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सर इसकी वैल्यू लिख रहे हैं, प्लस x मल्टीप्लाइड बाय पहला रो पहली कॉलम उड़ाया, दैट इज माइनस x 1 x, फिर माइनस के बाद में साइन थीटा। ठीक है, हाँ, ये जो साइन होता है ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा। साइन थीटा का पूरा रो और पूरा कॉलम उड़ाने के बाद में क्या क्या बचा? सर माइनस साइन थीटा 1, माइनस साइन थीटा 1 कॉस थीटा x, और लास्ट इज प्लस कॉस थीटा। फटाफट, मुझे पता है तुम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, मुझसे आगे निकल गए हो। पोल में आपको आंसर फिल करना है भाई, पोल में आंसर फिल करना है। सर अब यहां पे ये 4 लोग बचेंगे, तो ये पहला पहला है इसलिए मैं पूरा करके दिखा रहा हूं। माइनस साइन थीटा माइनस एक्स और कॉस थीटा 1। चलिए भैया सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सर ये आ जाएगा प्लस एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1, माइनस साइन थीटा के साथ क्या आने वाला है दोस्तों? माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए जी, अब आ जाइए अगले सवाल पर। सर प्लस कॉस थीटा मतलब अगले डिटर्मिनेंट पर ये कितना आएगा? सर माइनस साइन थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और माइनस साइन एक बाय डिफॉल्ट आता है और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा माइनस एक्स कॉस थीटा। मैं फिर बोल रहा हूं, डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते वक्त थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, बिकॉज बेटा इसमें बहुत सारे प्लस माइनस आते हैं, गलती ना हो जाए, सिंपल सी कहानी है। चलिए बताइए ये क्या आ रहा है? सर दिस इज नथिंग बट, इसको अंदर भेजोगे, दिस इज माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको अंदर भेजोगे, माइनस माइनस प्लस, और x एक है, साइन थीटा आपस में साइन स्क्वायर थीटा, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा। सामने देखना, हेलो हेलो, यस। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे सर ये तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। मैं कहा अच्छा, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस यहां ऑलरेडी प्लस है, और ये और आएगा तो प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए भाई, ये और ये एक दूसरे को काट पीट दे रहे हैं। ध्यान से देखोगे तो इन दोनों टर्म्स में से मैं x कॉमन ले सकता हूं, पीछे बचेगा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मेरे ख्याल से इतनी ट्रिग्नोमेट्री आती होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सर 1 होता है। बगल में पहली क्लास है तो मम्मी जी भी बैठे हैं, वो बोल रहे हैं मैं भी देखती हूं कि क्या पढ़ाते हैं ये लोग, तो उन्होंने बोल दिया बेटा इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो मुझे बचपन से याद है, बोले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। फाइनली वी आर लेफ्ट विद दोस्तों, आंसर आ रहा है माइनस एक्स क्यूब। तो माइनस एक्स क्यूब को लिखने का तरीका ये है। तो ये जो आपका आंसर आया, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा मतलब कि इसके जवाब में थीटा नहीं दिख रहा, वो कट पिटा गया। क्या मैं सही बोल रहा हूं? चलिए भाई, ये फिर से पोल रिजल्ट, ये क्या है? चेक योर रिजल्ट्स एट, एक सेकेंड, और इसमें भी सिर्फ 70% जनता का ही सही जवाब है। 7% जनता तो वो बोल रही है एक्स ही नहीं आएगा इसमें। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी बहुत अच्छा लगता है सर हमें। ये कौन है भाई?
और ये कौन है? नन ऑफ दीज। तो बेटा तुक्का नहीं मारना है पोल में आपको सही जवाब देना है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू गॉट दिस। एक और सवाल सॉल्व करें, क्या बोलते हो? आए ना, एक और सवाल सॉल्व किया जाए। एक एसिडिक सवाल सॉल्व करें। चलिए आ जाओ, चलिए स्टार्ट हो जाइए। लीडर बोर्ड दिखाएंगे ना बाद में, लीडर बोर्ड दिखाएंगे, घबराओ मत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये रहा आपके सामने। सवाल समझिए पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर मैं आपको सवाल समझाऊंगा। आई होप यू नो द ड्रिल। क्या करना है, सवाल देखते ही सर रफ कॉपी में इस सवाल का सॉल्यूशन लिखना है। यह सवाल नोटबुक में उतारना नहीं है, जमा के लिखना नहीं है, स्टेटमेंट कॉपी नहीं करनी है, आंसर लिखना है। सिंपल सी कहानी है। ओ भाई नो पोल, हां इसमें कोई पोल नहीं है, इसमें कोई पोल नहीं है। अबे तुम्हारे ये आंसर ए बी सी डी अब तक निकले जा रहे हैं क्या? अब तो पोल ही खत्म हो गया। कौन सा लेक्चर देख रहा है भाई? ऐसे ना करो यार मैं फिर रोने लग जाऊंगा, रोता हुआ बहुत गंदा लगता हूं मैं। पोल नॉट कमिंग। कोई बात नहीं, धीरे धीरे पोल भी तेरे से नाराजगी दूर कर लेगा, वो भी तेरी जिंदगी में आ ही जाएगा, टेंशन ना ले। सब छोड़ के चले गए, मुझे पोल तक नहीं आता मेरी जिंदगी में। कोई बात नहीं, अच्छा है, सिंगल है, स्ट्रांग है। चलिए नाउ वो क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि जब हम इस डिटर्मिनेंट, सवाल समझने की कोशिश करना, जब हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करने के बाद में ऐसा कुछ बनता है। समझना सवाल क्या है कि जब हम इसको ओपन कर लेंगे, ओपन करने का तरीका आपको पता है, वही प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करो और ऐसा आ जाता है। बताओ कि ये वाली टर्म क्या होगी, ई क्या लिखा हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ई, है ना? बहुत ही सिंपल सा सवाल। सर ये सिंपल सवाल कैसे है? अब इसको अप्रोच करने के दो तरीके हैं। स्टूडेंट ए ने क्या किया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। स्टूडेंट ए ने बोला सर इसको ओपन करते हैं, बस शुरू हो गए। मेहनती टास्क। सर यहां लगाया हमने प्लस माइनस प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, घटा के और इससे मल्टीप्लाई करके हमने पूरा एकदम, सर आप मानोगे नहीं, रफ कॉपी हमारी एकदम बहुत गंदी लग रही है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। स्टूडेंट बी थोड़ा आलसी था। स्टूडेंट ए ने तो ये करना स्टार्ट किया, नो डाउट। स्टूडेंट बी थोड़ा आलसी था, सवाल देखती पहले सर खुजाने लगा, बोले सर सच में मल्टीप्लाई करना है क्या? पागल वागल तो नहीं हो गए? बोले हमें तो 2 टर्म्स मल्टीप्लाई करने में मौत आती है, आप ये 3 4 5 टर्म्स मल्टीप्लाई करवा के जुड़वाओगे। स्टूडेंट बी क्या था? आलसी था, और आलसी होने की वजह से उसने एक छोटा मेथड डेवलप किया। समझ में आया? जो आलसी लोग होते हैं वही एक बहुत जोरदार खोज करते हैं। अगर आप आलसी हो तो कांग्रेचुलेशंस, आप बहुत अच्छे मेथड डेवलप कर सकते हो। क्योंकि ये क्या है, ये मेहनती था, बोले सर मैं कर दूंगा, टेंशन ना लो, इसका भी जवाब आएगा, इसका भी जवाब आएगा, डिफरेंस देखना जरा। स्टूडेंट बी ने क्या सोचा, उसने बोला कि सर जब हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो सारी कहानी ऐसे लिखी होगी। मैंने कहा हाँ, मतलब इसका एक्सपेंशन यही है। मैंने कहा हाँ, इन सभी में ही एक्स वाली टर्म आ रही है, इन सभी में ही एक्स वाली टर्म आ रही है, इसमें एक्स वाली टर्म नहीं आ रही। तो मान लो मैं इसको ओपन करके लिखता हूं, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे कि एक्स की पावर 4 के साथ कौन आ रहा है, एक्स की पावर 3 के साथ कौन आ रहा है, वो मल्टीप्लीकेशन में हम देख के बताएंगे। ठीक है ना? स्टूडेंट बी ने बोला सर क्यों ना हम एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें। मैंने कहा यार एक्स की वैल्यू 0 ही क्यों पुट की? बोले सर एक्स की वैल्यू 0 पुट करते ही ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, राइट साइड में बचेगा सिर्फ ई, और लेफ्ट साइड में बचेगी सिर्फ ई की वैल्यू। क्योंकि आपने बोला ये और ये बराबर लिखे हुए हैं, सेम लिखे हुए हैं, तो ई इज ए कांस्टेंट पार्ट। कांस्टेंट पार्ट निकालने के लिए हम पहले से भी जानते हैं, किसी एक्सपेंशन में अगर आपको कांस्टेंट पार्ट निकालना है तो यू कैन नोट इट डाउन। जो लोग ये बात पहली बार सुन रहे हैं, इफ इन एनी एक्सपेंशन you need to find a constant part, then the put value of variable बराबर 0। वैल्यू ऑफ वेरिएबल क्या कर दो? 0 कर दो, बस खत्म। कौन है भैया ज्यादा स्मार्ट? कौन है सर? आलसी वाला। जैसे ही हम x को 0 पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास में डिटर्मिनेंट, ये भी 0, ये भी 0, तो पूरा ही 0। यहां क्या बचेगा? -1। 0 + 3 सर, दिस इज 3। सर यहां क्या बचेगा? 0 + 1 1। सर यहां पे आपने 0 पुट किया तो मल्टीप्लीकेशन में है तो 0 आ जाएगा, दिस इज -4। सर ये आएगा -3, दिस इज 4, दिस इज 0। कट। सर ये आ गया ई के बराबर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? ई की वैल्यू क्या है? जल्दी से बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? ई की वैल्यू क्या है? सर ई की वैल्यू इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और हम जानते हैं प्लस माइनस प्लस हमें लगाना होता है।
पहला रो पहला कॉलम उड़ा दो, 0 मल्टीप्लाइड बाय कुछ भी हो सर, फर्क नहीं पड़ता, माइनस ऑफ -1, ये जो इनके ऊपर जो निशान लिखे हैं ना, इनको इनसे मल्टीप्लाई करना होता है। समझ में आएगा नहीं समझ में? इसका पूरा कॉलम और इसकी पूरी रो उड़ाओ। पहला लेक्चर है बेटा, स्टार्टिंग है, एक मूवमेंट ऐसा आएगा, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही मन में कैलकुलेट कर पाओगे, बट अभी स्टार्टिंग है तो आप ऐसा ही कीजिए। पहली रो पहला कॉलम उड़ाया, कौन कौन बचा, 1 -4, क्योंकि ज्यादा तेजी के चक्कर में पता चला सीखा कुछ नहीं और भूल सारा गए। लास्ट में आएगा सर +3, और ये कितना आएगा सर, 1 0 -3 4, 1 0 -3 और 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। चलिए सर, यहां पे तो चाहे कुछ भी लिखा होता, वैसे अगर आप लिखना चाहते हो तो यहां 0 -4 4 और 0 लिखा होता, इस पूरे की वैल्यू होगी 0। सर ये लिखा हुआ है +1, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 12 और बीच में एक माइनस साइन। ये लिखा हुआ है सर +3, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, दिस इज 4 और माइनस के बाद में सर 0। सर ये आ रहा है +12, ये आ रहा है सर -12, ये आ रहा है -12 और ये आ रहा है +12 बराबर ई। ई की वैल्यू आ गई सर 0। 0 इज अवर FNF। 0 क्या है हमारा, FNF है। सर व्हाट डू यू मीन बाय FNF, फुल एंड फाइनल। पूरा नेट जवाब सर हमारा ये है, ई बराबर 0 इज द करेक्ट आंसर। जो लोग 24 बता रहे हैं, 23 बता रहे हैं, 8 बता रहे हैं, 48 बता रहे हैं, तो आपने शायद मेरी एक स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं दिया। डिटर्मिनेंट चैप्टर आसान है, रिपीटेड बातें इसमें होने वाली हैं, बट यस इसमें प्लस माइनस की गलतियां होती हैं। आपने एक भी जगह अगर प्लस और माइनस में गड़बड़ की तो आपका ये जवाब पलट जाएगा। एक्चुअल आंसर इज 0। कितने लोगों का मैच कर गया, जिसका आंसर मैच कर गया, तो मैच की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, MDH। जिसका आंसर मैच कर गया MDH लिखकर भेजिएगा प्लीज, है ना सर? हाँ, हमारा आंसर 0 है, और जिन लोगों का आंसर 0 नहीं आ रहा तो वो अपनी एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिए प्लीज। इसीलिए तो मैथ्स में खुद सॉल्व करके देखना होता है। करिए करिए करिए, शाबाश सभी लोग। चलिए नाउ, एक 4x4 वाला डिटर्मिनेंट भी आपको दे दिया है ना, एक 4x4 वाला डिटर्मिनेंट भी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? ये 4x4 का डिटर्मिनेंट है। आई होप यू नो, प्लस माइनस, और फिर उस पूरे को एक्सपेंड करके आपको ये शो करना है, एंड दिस इज योर HW का सवाल। HW समझ में आता है, होमवर्क, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैं होमवर्क वाली टर्मिनोलॉजी जब यूज करूं तो ये सवाल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आने के बाद में, जब हम नेक्स्ट क्लास की स्टार्टिंग करेंगे तो सबसे पहले यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है? तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा होमवर्क दिया और कुछ नहीं है, ठीक है भाई? और भी चीजें पढ़नी थी, व्हाट इज माइनस एंड व्हाट इज कोफैक्टर्स, करेंगे, घबराओ मत, ठीक है ना? कुछ चैलेंजर टाइप के सवाल भी लेके आया था, वो भी घबराने की जरूरत नहीं है, सब होंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बट आज का जो हमारा लेक्चर था, दैट इज फर्स्ट लेक्चर, थोड़ा सा इसको हल्का रखा है, कुछ मोटिवेशन, कुछ गाइडेंस वाली बातें हमने की, आपकी पुरानी गलतियां आपको समझाई कि ऐसा दोबारा मत कीजिएगा, सारी बातें आपको समझ में आई होगी, दैट इज वेरी 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 गुड, ठीक है? इसीलिए आज एक ही होमवर्क का सवाल दे रहा हूं। धीरे धीरे जब हम धीरे धीरे जैसे स्पीड पकड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सर होमवर्क भी बढ़ रहा है, और यहां पर भी नो DPP, और इसके नीचे भी यहां पर भी होमवर्क छापना स्टार्ट कर दूंगा कि मॉड्यूल में एक्सरसाइज नंबर 1 से लेकर यहां वाले सवाल, ये वाले सवाल, वो वाले सवाल। बट यस, टुडे इज योर फर्स्ट लेक्चर, रिलैक्स कीजिए प्लीज, ठीक है? अपनी एनर्जी कंजर्व कीजिए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, हाँ। और मैं इतना शरीफ नहीं हूं, बोल देता हूं खुले में कि मैं क्लास इतने टाइम पे छोड़ दूं। वैसे तो मैंने शायद 4 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया, बट मैं थोड़ा थोड़ा 5-10 मिनट एक्सटेंड करता रहता हूं यार, मुझे एक्सटेंशन की बीमारी है और दवाई मिल नहीं रही। ठीक है, वो देख लेंगे, वो अपने बीच की अंडरस्टैंडिंग है, वी शुड नॉट डिस्कस दिस इन ओपन, वो अपने बीच की बात है, वो कभी तुम मान जाना, कभी मैं मान जाऊंगा, ज्यादा तुम मान जाना, कम मैं मान जाऊंगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। सर एक सेकंड रिपीट करना, ही आपने क्या बोला? चलिए ठीक है, एक नई स्टेटमेंट जो आपके सामने हर दिन लेके आऊंगा, क्योंकि होता ना कई बार हम लिखी हुई चीजें पढ़ते, एक बार पढ़ी नहीं समझ में आई, दूसरी बार पढ़ी नहीं समझ में आई, तीसरी बार पढ़ी नहीं समझ में आई। सर 10 महीने 11 महीने जितने दिन आप हमें पढ़ाने वाले हो, रोज ये स्टेटमेंट अगर आपको दिखेगी शायद समझ में आ जाएगी, नहीं भी समझ में आएगी तो कम से कम दिमाग में तो रहेगी। इट इज नॉट अबाउट एंड रिजल्ट, इट इज ऑल अबाउट जर्नी।
सिर्फ इतने से नहीं होता कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, वो तो बाहर वाले लोग हैं। सर हम जर्नी को एंजॉय करने आए हैं। आज हमने बहुत सारी बातें सीखी, कल जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, कुछ में फेल होंगे, कुछ में ट्राई करेंगे, कुछ में सक्सेसफुल होंगे, यही तो सिखाना है, नहीं समझे? तो इट इज नॉट अबाउट एंड रिजल्ट कि जेई में सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, उसके बारे में कभी मत सोचो, जर्नी के बारे में सोचो, डेली बेसिस पे दिए गए कार्यों के बारे में सोचो, एंजॉयमेंट के बारे में सोचो, टीचर से इंटरेक्ट करने के बारे में सोचो, कंटेंट के बारे में सोचो, अपने आप के बारे में सोचो, और सोचते सोचते परेशान मत होना। हमेशा इसको ध्यान रखना है, ठीक है? थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है? रियली थैंक यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा फर्स्ट लेक्चर। घबराइए नहीं, यही मजा, यही एनर्जी, यही कंटेंट और इंप्रूव करते हुए और अच्छे अच्छे सवाल हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज मैंने बहुत कम पढ़ाया, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सिखाया, जो कि ऑलरेडी सभी लोगों को आता है, आई नो। बट जिसको नहीं भी आता हो, भारत के किसी एक कोने में एक ऐसा बच्चा बैठा हो जिसको नहीं आता है, तो उसको भी सिखा दिया। कल और बातें करेंगे और इंप्रोवाइज करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक्स टू यू ऑल फ्यूचर IITians, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, लव यू ऑल, शुक्रिया, ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आपका प्यार है, इसको बरकरार रखिएगा, बाकी सारी चिंताएं मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। टेक ए ब्रेक। आपकी नेक्स्ट क्लास 6 बजे से स्टार्ट होने वाली है और वो क्लास भी यूट्यूब पे होगी। घबराने की, लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपकी बाकी सारी अपकमिंग क्लासेस जो है वो बेटा ऐप में होंगी। बिल्कुल मत घबराइए, कुछ सोच के किया जा रहा है, कुछ समझ के किया जा रहा है। आपको वो सब सोचना ही नहीं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, जस्ट एंजॉय द जर्नी, ठीक है? बाय 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 बाय। हाँ, कल मेरी क्लास नहीं है, कल मैथ्स की क्लास नहीं होगी, हम परसों मिलेंगे। कोई नहीं आपा फिर मिलांगे, सवालों दा लेके टेर मिला, बहुत सारे सवाल लेके मिलेंगे। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।